हेलो बच्चों। तो बच्चों मैथमेटिक्स गुरु के चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। और बच्चों आज अपन पैराबोला का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पैराबोला के पार्ट फर्स्ट में बच्चों अपन ने जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो जो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला अपन ने ये बातें की थी। बोलो कोई पॉइंट है, जैसे कोई परवलय है आपके पास और y का बराबर 4x, ये एक परवलय है। ठीक है बच्चों, इस परवलय पर स्थित कोई बिंदु P है। इसका मुझे प्राचार रूप लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? प्राचार रूप। तो इस बिंदु P का जो प्राचार रूप है वो क्या लिखेंगे अपन? AT² 280। तो बच्चों ये AT² किसकी वैल्यू है? ये है x की वैल्यू। और 280 बोलो किसकी वैल्यू है? y की। जब अपन ये वैल्यू पुट करेंगे y के स्थान पे 280, x के स्थान पे 80², तो बच्चों LHS बराबर क्या जाएगा? RHS। इसका मतलब ये पॉइंट P शुड बी सेटिस्फाइड फॉर दिस इक्वेशन, है ना बच्चों? तो ये वाला बिंदु इस इक्वेशन को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। और बच्चों, और इसमें कितने वेरिएबल है? केवल एक। कौन? T। और a क्या है बच्चों? a है ये वाला a। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? चलो तो बच्चों ये तो हो गया इसका प्राचार रूप, ठीक है, पॉइंट p का। अब बच्चों इसका ये क्या है? एक्सिस। ये एक्सिस है किसका? पैराबोला का। ठीक है बच्चों, पैराबोला का एक्सिस है। पैराबोला का एक्सिस का जो वर्टिसेस और फोकस को करे, ये फोकस। ठीक है, एक्सिस पे ही क्या होता है बच्चों? वर्टिसेस। पैराबोला के शीर्ष और पैराबोला की नाभि किस पे स्थित होती है? अक्ष पर, पैराबोला के अक्ष पर। आगे बच्चों चलो अब बच्चों देखो अपन बात करेंगे यहाँ पे किसकी? ढाल। पहले जीवा की बातें करेंगे। किसकी बातें करेंगे? जीवा की। कोण। ठीक है बच्चों, तो परवलय की जीवा, यानी पैराबोला की कोर्स। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी कोर्स होती है? कोर्स क्या होती है बच्चों? जीवा क्या होती है कि परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परवलय पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? जीवा। ठीक है, तो परवलय पर स्थित दो बिंदु। अब किस पर स्थित है दो बिंदु? परवलय पर। तो ये परवलय की जीवा। अब बच्चों अपन इसको कैटेगराइज करेंगे या डिवाइड करेंगे तो कितने भागों में बच्चों? एक तो वो जो एक परवलय के शीर्ष, तो परवलय के शीर्ष से परवलय में स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली। तो बच्चों ये इसका शीर्ष है, ये बिंदु। ठीक है, तो जीवा जो होगी एक कौन सी होगी कि परवलय के शीर्ष तथा परवलय पर स्थित अन्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा। तो एक तो अपन ये वाली बात करेंगे। ठीक है, एक कौन सी जीवा की बात करेंगे बच्चों? वो वाली जीवा जिसका एक बिंदु क्या हो? शीर्ष हो। अगर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, इसका एक बिंदु क्या हो? शीर्ष हो। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? जीवा। ये सब कौन सी जीवा है? ये वो जीवा है जो परवलय के शीर्ष तथा परवलय के अन्य बिंदु से मिलने वाली रेखा। तो बच्चों पहले मुझे इसकी ढाल निकालनी। क्या निकालनी है? इन सभी जीवाओं की ढाल। कौन सी वाली जीवाओं की ढाल? जो शीर्ष से होके गुजरती हो। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट, तो पहली जीवा कौन सी? परवलय के शीर्ष तथा परवलय पर स्थित अन्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा। तो बच्चों वर्टिसेस बोलो y का बराबर 4x का शीर्ष कितने हैं? 0,0। तो मुझे ढाल निकालनी है इसकी। तो धार निकालिए MPV,
V क्या है वर्टिसेस, P क्या है परवलय पर स्थित कोई अन्य बिंदु। ठीक है बच्चों, चलो अब इसकी ढाल निकालने से क्या हो जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये होगा बच्चों। तो जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 2 बटे t, तो बच्चों 2 बटे t ये हो गई। अब बच्चों ये 2 बटे t क्या है, ये ढाल है, किसकी ढाल है, परवलय के शीर्ष तथा परवलय पर स्थित अन्य कोई बिंदु। अब अन्य कोई बिंदु को अपन t के रूप में लिख सकते हैं, अन्य कोई बिंदु t मतलब ऐसे प्राचार रूप है ना, से मिलाने वाली रेखा की ढाल हमेशा क्या होगी 2 बटे t, हमेशा ढाल क्या होगी बच्चों 2 बटे t। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। चलो तो ये तो गई पहली जीवा। दूसरी जीवा कौन सी बात करेंगे अपन कि दूसरी जीवा पर बात करेंगे बच्चों परवलय पर स्थित कोई बिंदु तथा नाभि से होकर गुजरने वाली। ठीक है बच्चों, नाभि से होकर गुजरने वाली। तो परवलय पर स्थित कोई बिंदु, परवलय पर स्थित कोई बिंदु परवलय पर स्थित कोई बिंदु, और इसके निशान अपन ने दे दिए 80 स्क्वायर प्राचार रूप में 280। परवलय पर स्थित कोई बिंदु तथा फोकस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, नाभि, तथा नाभि a,0 से गुजरने वाली जीवा की ढाल। अब बच्चों ये दूसरी जीवा हो गई। ये कौन सी जीवा हो गई, जो नाभि से होके गुजरे, जो कहां से होके गुजरे, नाभि से होके गुजरे, वो वाली जीवा। ठीक है बच्चों, तो नाभि से होके गुजरेंगे तो बोलो बच्चों इसकी जो ढाल होगी तो x बोलो क्या होता है a,0, तो इस रेखा की ढाल चाहे PS की ढाल एक ही बात होगी। अंग्रेजी में बच्चों तो बोलो इसकी ढाल निकालो MPS, तो MPS बोलो कितना जाएगा y2 माइनस y1, y2 कितना है 280 माइनस y1 कितना है 0 बटे x2 माइनस x1 80 स्क्वायर माइनस के a, तो बच्चों ये कितना जाएगा 2t बटे t स्क्वायर माइनस के 1। बच्चों तो ये कौन सी ढाल हो गई, ये वो सभी रेखाओं की ढाल हो गई, वो सभी जीवाओं की ढाल हो गई जो नाभि से होके गुजरती हो, जो कहां से होके गुजरती हो, नाभि से होके गुजरती है। बच्चों और इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो t। ठीक है, कहां पे प्रतिष्ठित करे वो t रूप में स्थित प्राचार बिंदु है। बच्चों ये चीज समझ आ गया आपको। चलो तीसरी बात कर लेते हैं अपन। तीसरी कौन सी टाइप की जीवा की बात करेंगे, वो वाली जीवा जो जनरल लिखा था, तो ये Q, तो ये वाली जीवा PQ। अब ये कोई भी ऐसे आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है, तो परवलय पर स्थित, इसको कैसे लिखेंगे, परवलय पर स्थित बिंदु P, और इसको लिख दिया मैंने 8t1 स्क्वायर 2a t1 एंड Q 8t2 स्क्वायर 2a t2। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब बच्चों याद रखना, मैं हमेशा देखना एक चीज याद रखना बच्चों, मैं हमेशा इतनी बड़ी ना लिख के मैं इसको लिखूंगा P1, तो आप समझ जाना ये क्या है आगे बच्चों, और इसको क्या लिखूंगा 2t2। ठीक है, ये बहुत जगह काम आएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा। समझ में आया बच्चों आपको। चलो, तो परवलय पर स्थित बिंदु P एंड Q को मिलाने वाली रेखा या जीवा की ढाल ये निकालनी है बच्चों। तो बच्चों ये वाली जीवा की ढाल निकालनी है, तो क्या लिखेंगे m ऑफ PQ, तो m ऑफ PQ इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2a t2
-2a_t1 बटे x2 माइनस x1, तो 8t2 स्क्वायर माइनस के 8t1 स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चों। अब बच्चों बोलो क्या करेंगे, MPQ इज इक्वल टू, यहां से बोलो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, a से a कट जाएगा, तो दो देखो नीचे से a कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2a कॉमन आ रहा है, a से a कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, तो 2t2 माइनस के t1 बटे बच्चों ये हो जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या बनेगा बच्चों, a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ क्या जाएगा बच्चों a प्लस बी और a माइनस के b। अब बच्चों a ये कट जाएगा, तो बोलो क्या हो जाएगी ढाल ऑफ PQ, तो ढाल ऑफ PQ कितनी जाएगी 2 बटे t2 प्लस के t1। समझ में आया बच्चों। तो ये 3 टाइप की 3 वैरायटी की जीवा परवलय पे बन जाती है, तो उन तीनों टाइप की जीवाओं का ढाल अपने इस प्रकार निकाल लिया। अरे कहते हमारे बच्चों, तो ये चीज आपको सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अब मुझे निकालना है क्या बच्चों, जीवा का समीकरण। मतलब समीकरण निकालना है, देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे इक्वेशन। तो ये जो PQ जीवा है ना, PQ, इस PQ की समीकरण, तो PQ का समीकरण, तो PQ का समीकरण निकालो बच्चों। देखो तो PQ का समीकरण वाला कैसे निकाला बच्चों, y माइनस ढाल कितनी है इसकी, ये 2/t2। ठीक है, तो क्या लिखोगे y माइनस y1 क्या लिखोगे 2a_t1 इज इक्वल टू ढाल। बच्चों सूत्र लगा देंगे ना ढाल और पॉइंट फॉर्म में, तो ढाल तो आपको दी थी PQ की, ढाल निकाल ली आपने, एक पॉइंट कोई से ले लो, ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, यानी P और Q में कोई से ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ठीक है, तो ढाल बिंदु के रूप में रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, यही होता है बच्चों। तो ये y माइनस y1 ढाल कितनी है 2 बटे t2 प्लस t1 x माइनस x1 कितना हो जाएगा 8t1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास आ जाएगा 2x माइनस t1 प्लस t2 y प्लस 2a t1 t2 बराबर 0। तो ये बच्चों अपने पास क्या रहेगी जीवा का समीकरण। ठीक है बच्चों, PQ जीवा का समीकरण। अरे रेडी माइंड बच्चों, ये चीज में आए कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं मेरे लालो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों एक और कंडीशन पर निकाल लेते हैं, कौन सा, कि जो PQ है बच्चों, ये P जिसके कोऑर्डिनेट थे a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और Q8 जो बिंदु थे उसके निर्देशांक है a_t2 स्क्वायर 2a_t2। ठीक है बच्चों, ये जो रेखा है मान लो ये अक्ष पे, परवलय के अक्ष पे बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु R पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है, और ये बिंदु R के निर्देशांक मैंने मान लिया क्या है अल्फा कोमा 0 है। क्या है बच्चों, अल्फा कोमा 0। तो बच्चों ये जो बिंदु R एक्सिस पे है, PQ रेखा इसको कट कर रही है और इस R के निर्देशांक है अल्फा कोमा 0। तो बच्चों ये अल्फा कोमा 0 बोलो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि PQ रेखा पर स्थित है बिंदु R। बिंदु R कहां पे स्थित है, PQ रेखा पर। तो इस समीकरण को क्या करना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि R अल्फा कोमा 0 लाइज ऑन PQ, सो दैट, तो बोलो बच्चों x की जगह अल्फा रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो क्या रिलेशन मिलेगा यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2a_t1 t2 बराबर 0। तो बच्चों t1 t2 बराबर कितना आया माइनस के अल्फा अपॉन a। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये। तो शायद बच्चों अपने पार्ट नंबर फर्स्ट के लास्ट लेक्चर में इतनी बात कर चुके थे। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी में कीजिए पढ़ने बातें, लेकिन इतनी बातें अपने कर चुके थे। तो बच्चों ये चीज समझ में आई आपको। सबसे पहले अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर ली,
पैरामेट्रिक फॉर्म में परवलय की जो जीवा है 3 टाइप में बांटी। एक वो वाली जीवा जो वर्टिसेस से होकर गुजरती है, एक वो वाली जीवा जो फोकस से होकर गुजरती है, और एक वो वाली जीवा जो जनरल 2 पॉइंटों से होकर गुजरती है। सबके इंडिविजुअल ढाल निकाली। अच्छा बच्चों, ये जो समीकरण होगा, ये समीकरण तो सबके लिए वैलिड होगा बच्चों। ये वाला जो समीकरण होगा वो सबके लिए क्या होगा, वैलिड होगा। कैसे बच्चों? तो बच्चों ये मैंने आपको ये चीज भी सिखाई, बोलो वर्टिसेस पे टी की वैल्यू कितनी होती है रे लालो? 0 होती है। कितनी होती है? 0 हर होती है ना बच्चों। अच्छा बच्चों, लेटस रेक्टम के एल पॉइंट, ये बच्चों लेटस रेक्टम है। चलो इसको मैं डायग्राम को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करता हूं। तो बच्चों देखो ये चीज समझ आई आपको? इस वीडियो को पॉज करके उतारो इसको। तो चलो बच्चों, अभी जो अपन ने पॉइंट पढ़े उसको अपन एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं बच्चों। तो ये मेरे पास एक मानक परवलय का समीकरण है, y का बराबर 4x। ठीक है बच्चों, y का बराबर 4x देख के मैं बता सकता हूँ, बोलो वर्टिसेस के निर्देशांक बोलो कितने होंगे? 0,0। ठीक है, वर्टिसेस के निर्देशांक अपन ने मान लिए 0,0। इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया अपन ने। बच्चों ये सब मैं बता चुका आपको पहले लेक्चर में कैसे प्रूव करना है। इस पे ये ऐसे एक टेंजेंट और एक अभिलंब ऐसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और ये v बराबर कितना है? 0,0। फिर उसके बाद बच्चों इस लाइन पे कितनी दूरी आगे चल रहा है? x के गुणांक का 1/4। तो x के गुणांक का 1/4 कितना है? a। तो a दूरी आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा अपन को? फोकस। क्या मिलेगा? फोकस यानी नाभि। इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे a,0। y बिकॉज बच्चों ये जो लाइन है क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज लाइन में किसका मान समान होता है? y का मान। तो इस वाले पॉइंट पे y का मान 0 है, तो यहाँ पे y का मान कितना होगा? 0। चेंज होगा तो किसका मान? x का मान। क्षैतिज लाइन में किसका मान चेंज होता है? x का मान। ऊर्ध्वाधर लाइन में किसका मान चेंज होता है? y का मान। मेरे बच्चों ये चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़ेगा ना बच्चों? चलो तो बच्चों इतनी ही दूरी पे यदि मैं इधर चलूंगा ये दूरी पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगी नियता। क्या मिल जाएगी बच्चों? मुझे नियता। आगे बढ़े हमारे पास बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, ये तो जनरल सी पॉइंट बातें थी जो अपन ने कर चुके हैं अपन। ठीक है बच्चों, पहले पार्ट में ये पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों इसमें अपन ने क्या क्या बातें की कि वर्टिसेस से, ये वर्टिसेस है, इस वर्टिसेस से परवलय पे स्थित कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु P है, और इसको तो इसकी ढाल निकालनी मुझे। तो बोलो इसकी ढाल मिल जाएगी 2/t। सिंपल। यहाँ पे यदि ये t है, अब बच्चों समझ में आया t मतलब क्या है? 80² 280। ठीक है बच्चों, वो चलो मैंने t1 ले लिया, तो बोलो क्या जाएगा? 81² 281। ठीक है बच्चों, तो इसकी ढाल कितनी हो जाएगी बच्चों? 2/t1। तो बोलो ढाल कितनी जाएगी? 2/t1। ये डाल देंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो एक चीज और मैंने आपको सिखाया, बोलो नाभिलंब क्या होता है? नाभिलंब होता है डबल ऑर्डिनेट की वो वाली रेखा जो फोकस से पास करे। ठीक है, इस पॉइंट P को थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। डबल ऑर्डिनेट की वो वाली रेखा, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? वो वाली जीवा जो कहां पे परपेंडिकुलर हो? एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ये एक्सिस हो गया, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है बच्चों, तो और डबल ऑर्डिनेट की वो वाला कंडीशन जो कहां से हुए? फोकस से गुजरे। तो ये कहलाता है लेटस रेक्टम। ये कहलाता है बच्चों लेटस रेक्टम। और इसके दो शीर्ष होते हैं एल और एल डैश। ये होता है बच्चों एल और एल डैश। फिर बच्चों मैंने टी के फॉर्मेट में बताया था, बोलो वर्टिसेस पे टी की वैल्यू कितनी होती है? वर्टिसेस पे टी की वैल्यू 0 होती है। लेटस रेक्टम पे टी की वैल्यू कितनी होती है? a। और इधर की तरफ कितनी होती है? टी की वैल्यू -a। अरे गेट में बच्चों ये चीज मैं आपको समझा चुका। फिर उसके बाद बच्चों यहां से यहां के बीच में टी की वैल्यू बोलो क्या होती है? 0 से बड़ी और 1 से छोटी। और इधर टी की वैल्यू बोलो क्या होती है? 1 से बड़ी। सुना है बच्चों? ऐसे बोलो इनके बीच में बोलो टी की वैल्यू क्या होती है? टी की वैल्यू -1 से तो क्या होती है बच्चों? बड़ी होती है, और 0 से क्या होती है? छोटी होती है। अब बच्चों यहाँ पे इसके बीच में ना सेम कहानी बच्चों, यहाँ पे बोलो इधर वाले केस में क्या होगा? टी की वैल्यू -1 से क्या होती है? छोटी होती है। अरे रेडी माइंड बच्चों, तो ये चीजें अपन ने लेक्चर नंबर मतलब पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके थे। अब बच्चों देखो
अब अपन बात क्या कर रहे थे कि वर्टिसेस से कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है और इसकी ढाल T1 है। तो बच्चों मतलब ढाल T1 क्या प्राचाल्य रूप T1 है, तो बोलो इस जीवा की ढाल कितनी रहेगी 2/T1, कितनी रहेगी 2/T1, सिंपल। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों इसी प्रकार यदि कोई मैं आपसे कोई बोले कि बताओ इसकी बताओ, ये कोई Q पॉइंट है और इसकी T2 है, कितनी है T2 है, तो बोलो इसकी ढाल कितनी रहेगी, इसकी ढाल रहेगी 2/T2, इसकी ढाल कितनी रहेगी 2/T2। आगे में बच्चों चलो फिर आपसे कोई बोले बताओ बच्चों इसकी ढाल, ये वाली जीवा की ढाल, ये वाली जीवा जो फोकस से होकर गुजर रही है, तो बोलो बच्चों जो फोकस से होकर गुजर रही है तो ये वाली जीवा की ढाल बोलो बच्चों कितनी रहेगी, ये वाली जीवा की ढाल रहेगी 2T/T² - 1, 2T/T² - 1, ये हो जाएगी बच्चों। ठीक है। अब कोई आपसे बोले बताओ इस वाली जीवा की ढाल बोलो, ये तो ये कितना है T1, ये कितना है T2, तो कितना जाएगी 2/T1 + T2, 2/T1 + T2। तो बच्चों आगे में बच्चों तो सब ये सारी चीजें आपको ओवरऑल समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब एक और जीवा की बात करेंगे जिसे अपन बोलते हैं फोकल कोड नाभि जीवा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इतना समझ में आया आपको। चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे नाभि जीवा। तो अब अपन देखेंगे कौन सी एक और इंपॉर्टेंट 4 टाइप की जीवा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फोकल कोड, फोकल कोड नाभि जीवा। ठीक है, जो फोकल कोड यानी नाभि जीवा, कौन सी जीवा जो नाभि से, जो ऐसी जीवा जो फोकस से होके गुजरती है, बस खत्म है। तो ये अपने पास पैराबोला है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, पैराबोला कौन सा है y इसका बराबर 4x वाला, इधर मुंह पार रहा है ये बच्चों, ये इसकी नाभि है बच्चों a,0 और ये बच्चों एक नाभि हो गए। ठीक है बच्चों, ये हो गई नाभि जीवा और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है बच्चों। बच्चों इसकी ढाल मैंने बोल मतलब इसके मैंने प्राचार बोल दिया T1, तो A_T1 उसका कॉमा 2A_T1 समझ में आ जाएगा बच्चों। और इसी प्रकार मैंने बच्चों इसके प्राचार बोल दिया मैंने T2, तो इसके निर्देशांक कितने जाएंगे 2A मतलब A_T2 स्क्वायर कॉमा 2A_T2। ठीक है बच्चों। चलो अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे इस PQ की ढाल मालूम है, बोलो इस PQ की ढाल कितनी हो जाएगी, तो बच्चों PS की ढाल और PQ की ढाल, तो बच्चों PQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी ढाल कितनी जाएगी M/PQ, तो M/PQ कितनी जाएगी बच्चों 2/T1 + T2, यही बढ़ा भी करने। ठीक है। और बच्चों PS से देखें तो M/PS, तो ये कितनी जाएगी 2T/T1 उसका -1। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चों देखो ये दोनों ही किसके बराबर है, दोनों ही एक ही जगह की ढाल है, तो ये क्या जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी। आगे बच्चों तो एक रिलेशन तो अपना ऐसा बनेगा। ठीक है। दूसरा रिलेशन की बात करें अपन बच्चों, तो देखो दूसरा रिलेशन कैसे बनाएंगे बच्चों, अभी अपन ने बोला कि कोई भी जीवा है जिसके शीर्ष T1 और T2 प्राचार के रूप में है और वो एक एक्सिस पे फिक्स पॉइंट्स के गुजर रही है α, 0, तो T1 T2 का गुणनफल कितना आया था -α, a, यही आया था बच्चों। अब बच्चों इसमें बोलो इस वाले केस में T1 T2 कितना जाएगा, तो T1 T2 बराबर माइनस अल्फा के वैल्यू बच्चों क्या रखोगे, अल्फा की वैल्यू कितनी रखोगे a, तो ये जाएगा a/a, भाई इस समय a को मत चले ना, तो बोलो a से कट जाएगा -a, इसका मतलब बच्चों T1 T2 बराबर कितना आएगा -a, तो क्या रिलेशन बना बच्चों, तो T1 T2 बराबर कितना जाएगा -1/T1। तो बच्चों यानी यहां से क्या बात निकली, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बात निकली कि यदि कोई आपके पास फोकल कोड है, यदि आपके पास एक क्या दे रखी है फोकल कोड, ये क्या दे रखी है आपको फोकल कोड यानी नाभि जीवा, यदि ये आपको नाभि जीवा दे रखी है और इसके एक शीर्ष P के प्राचाल रूप में आपको दे रखा है T,
कितना दे रखा है टी। तो दूसरे शीर्ष का प्राचार कितना हो जाएगा -1/t। तो कितना हो जाएगा बच्चों -1/t। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सारा है। तो एक का तो t हो जाएगा और एक का कितना हो जाएगा -1/t। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना आप। आगे क्या डिमांड बच्चों, तो यहाँ पे देखो T2 और T1 T2 में भी अपन क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको बस केवल ये याद रखना है कि एक नाभिक जीवा है तो उसके एक शीर्ष का प्राचार यदि T है तो दूसरे शीर्ष का प्राचार -k1/t होगा, -k1/t होगा। समझ आया बच्चों? चलो अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, ये लेंथ। तो बच्चों ये कहां से गुजरेगी, फोकस से ऐसे। बच्चों मुझे क्या निकालनी है, फोकल लेंथ ऑफ फोकल कोड। क्या निकालनी है बच्चों, लेंथ ऑफ फोकल कोड। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो फोकल कोड निकालेंगे तो बोलो लेंथ ऑफ फोकल कोड, लेंथ ऑफ फोकल कोड तो कितनी है, PQ। तो कितनी है बच्चों, PQ बराबर क्या लिखेंगे, PS प्लस XQ। ये लिख दो बच्चों। अब बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, PQ बराबर PS क्या है बच्चों, PS है फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P। देखो x से ना, तो x के रेस्पेक्ट में P, तो इसका मतलब ये क्या है, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P। ऐसे बच्चों प्लस XQ क्या लिखेंगे, XQ है फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q। तो Q की, ठीक है बच्चों, Q की फोकल डिस्टेंस। अब बच्चों यहां पे देखो PQ बराबर फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P कैसे निकालते हैं, तो बच्चों फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट लिखेंगे a प्लस के एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये लिखेंगे प्लस। ऐसे बच्चों फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट Q कैसे लिखेंगे, a प्लस के एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। ये फॉर्मूला बता दिया बच्चों मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ना। तो PQ इज इक्वल टू a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी पॉइंट P का एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना जाएगा 80 स्क्वायर 280। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 80 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे कितना जाएगा 80 स्क्वायर प्लस a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। तो बच्चों ये कितना है -k1/t, इसका प्राचार। तो इसके अनुसार लिखेंगे तो कितना जाएगा, a t की जगह -1/t, तो कितना जाएगा 1/t स्क्वायर, कॉमा t की जगह -1/t रखेंगे तो -k2a t। तो x कोऑर्डिनेट कितना जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a/t स्क्वायर। बच्चों क्या करेंगे, a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, a कितना बचेगा 2। तो बच्चों a t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, ये तो पूर्ण वर्ग बन गया। किसका पूर्ण वर्ग बन गया, t प्लस के 1/t का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया PQ फोकल कोड। तो लेंथ ऑफ फोकल कोड कितनी आ गई, a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। समझ आया बच्चों? तो ये उसके फोकल कोड। अब बच्चों देखो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप बताओगे बच्चों इसको अच्छे से। इसको मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों। तो बच्चों ये जो अपने पास आया, तो ये पैराबोला था, ये इसका एक्सिस था, ठीक है, और ये कोई पॉइंट था P जिसका अपन ने प्राचार T ले लिया, और ये पॉइंट है Q जिसका मैंने प्राचार -k1/t लेंगे, क्योंकि ये फोकस से गुजर रहा है a, 0 से। इसका समीकरण ले लिया y² बराबर 4ax। ठीक है बच्चों मैं आपसे बोल रहा हूं कि लेटस रेक्टम नाभि लंब, ये हो गया लेटस रेक्टम L और L। बोलो बच्चों L और L भी बोलो। लेटस रेक्टम तो बच्चों लेटस रेक्टम भी तो बोलो क्या है, फोकल कोड है। अब बच्चों लेटस रेक्टम भी बोलो क्या है, फोकल कोड है कि नहीं है ना। कहां से गुजर रही बोलो, ये भी
नाभि से होके गुजर रही है तो फोकल कॉर्ड है भी। चलो अरे है वाह मजा आ रहा है। फिर बच्चों बोलो लेटेस्ट रेक्टम एल के लिए बोलो टी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है और इसके लिए बोलो कितनी होती है -1 होती है बच्चों। तो इसके निर्देशांक बोलो कितना रहेगा 8t1 स्क्वायर। तो 8t1 की वैल्यू कितनी है 1 तो 8 2a t1 तो 2at तो t के लिए तो 2a तो a 2a और इसके निर्देशांक बोलो कितना रहेगा a - 2a। ये होता है बच्चों। अरे आइडेंटिटी पैटर्न बच्चों। तो बोलो फोकल कोड यानी लेटेस्ट रेक्टम के एल के कोऑर्डिनेट कितने हो गए a + 2a जिसके लिए t की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन +a और l डैश के निर्देशांक बोलो a - 2a और इसके लिए t की वैल्यू कितनी रखेंगे -a। अभी तो आइडेंटिटी पैटर्न बच्चों। चलो फिर बच्चों देखो फिर अपन ने क्या बोला कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम कितनी निकाली थी। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नाभि लंब की लंबाई 4a आई थी। कितनी आई थी बच्चों 4a। चलो अब बच्चों यही चीज को अपन वेरीफाई करते हैं किसके साथ ये वाले डेटा के साथ। तो बच्चों पहली चीज अपन ने क्या बोली कि जो नाभि लंब होती है या नाभि जीवा होती है नाभि जीवा के दोनों शीर्षों का गुणनफल दोनों शीर्षों के प्राचार का गुणनफल -1 होना चाहिए। पहला पॉइंट बच्चों मैं वेरीफाई कर रहा हूं तो वेरीफाई करने के लिए अपन ने क्या निकाला कि नाभि जीवा के दोनों शीर्ष जिसके प्राचाल के गुणनफल की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो बच्चों इसके देखो लेटेस्ट रेक्टम यानी एक नाभि जीवा है इसके जो शीर्ष है एक शीर्ष का प्राचाल 1 है दूसरे शीर्ष का प्राचाल -1 है दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ रहा है -1 आ रहा है। वेरीफाई हो गया आगे बढ़े बच्चों। फिर दूसरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो बच्चों लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी PQ तो PQ बराबर अपन वैल्यू रखेंगे तो PQ बराबर a t के लिए 1 + 1/1 का होल स्क्वायर तो a 1 + 1 2a का होल स्क्वायर 4 तो कितना है 4a। अरे हाँ ये तो आ गया बच्चों 4a। ठीक है बच्चों तो ये 4a आ गया। अच्छा आपसे कोई बोले बच्चों क्या नाभि जीवा की लंबाई 4a से छोटी हो सकती है क्या नाभि जीवा की लंबाई ध्यान से सुनना क्वेश्चन बच्चों क्या नाभि जीवा की लंबाई 4a से कम हो सकती है क्या। तो आपका आंसर होगा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी क्योंकि t + 1/t की लीस्ट वैल्यू कितनी होती है t + 1/t की लीस्ट वैल्यू 2 हमेशा 2 से बड़ी होगी लीस्ट वैल्यू 2 होती है और 2 या 2 से बड़ी है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगी 4। तो बच्चों 4 को इससे बड़ा करेंगे तो PQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4a या 4a से बड़ी। ठीक है बच्चों तो 4a किसकी होती है नाभि लंब। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन बोले बताओ सबसे छोटी नाभि जीवा कौन सी होती है। तो सबसे छोटी नाभि जीवा कौन सी होती है बच्चों नाभि लंब। लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो क्या होती है सबसे छोटी क्या होती है बच्चों जीवा होती है नाभि जीवा होती है। तो समझ में आया बच्चों। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करना अच्छे से आप। चलो ठीक है बच्चों ये चीज समझ में आ गई। चलो एक और पॉइंट इसमें बात करेंगे फिर हम कपल ऑफ क्वेश्चन लेंगे। आओ बच्चों तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों आपको अच्छे से। चलो अपन बात कर लेते हैं बच्चों। अब बच्चों देखो अपन क्या करेंगे बच्चों मैं निकालता हूं PS + 1/x³ चेक करता हूं ये कितनी वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों बराबर 1/px तो 1/ps क्या है फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P डिशुम तो कितना आया तो ये आ गया a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 + t²। ठीक है बच्चों प्लस x³ कितना आया तो x³ आया a 1 + 1/t²। ठीक है बच्चों अब देखो क्या करेंगे अपन। तो बच्चों इसमें अपन ऐसे कर लेते हैं कि 1a 1 + t² प्लस 1a t² से ले तो ऊपर चल जाएगा
तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। बच्चों देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए 1 अपॉन ए 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बच्चों 1 अपॉन टी स्क्वायर से 1 अपॉन टी स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया 1 अपॉन ए। तो बच्चों ये कितना आ गया 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन ए। अब थोड़ा सा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन पी एस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 2/2a, ऐसे लिख दिया बच्चों। अब ध्यान याद रखो बच्चों, मैंने आपको बताया ए एच बी, ऐसा कुछ बाइनोमियल में बताया, सॉरी सीक्वेंशियल सीरीज में बताया। तो ए एच बी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू कितना आता है 2/h, ऐसे कुछ रिलेशन पढ़ा है बच्चों आपने। तो इसका मतलब ये h क्या होगा, h होगा हरात्मक माध्य। क्या होगा बच्चों, ये हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य। ठीक है बच्चों, तो ये रहेगा हार्मोनिक मीन h, और a और b, a h b किस में हो जाएंगे, हरात्मक श्रेणी में। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो px xq, px 2a और xq किस में है, हरात्मक श्रेणी में। तो ये किस में जाएगी, हार्मोनिक सीरीज हो जाएगी, HS हो जाएगी हार्मोनिक सीरीज, स्ट्रिक्टर नहीं हार्मोनिक सीरीज है ना बच्चों। और 2a क्या जाएगा, 2a आ जाएगा हार्मोनिक मीन, यानी हरात्मक माध्य किसका, px और xq का, px एंड xq का। तो बच्चों क्या लैंग्वेज बनेगी अब कि px और xq का हरात्मक माध्य हमेशा नियत आता है। कितना आता है, नियत आता है। और कितना आएगा, x के गुणांक का 1/4 का दुगुना। तो देखो 2a, a क्या है, x के गुणांक का 1/4 और डबल कर दो। ठीक है बच्चों, तो px और xq, अब px xq क्या है, px और xq है लाइन सेगमेंट ऑफ ए नाभि जीवा। ठीक है बच्चों, तो नाभि जीवा के संधिवाचक है, यह एक अंतःखंड है, समझ रहे हैं बच्चों। px xq क्या है, लाइन सेगमेंट ऑफ, देखो मैं इसको हिंदी में लिखूं तो, मतलब इंग्लिश में लिखूं तो px xq क्या होगा बच्चों, px xq होगा लाइन सेगमेंट ऑफ फोकल कोड, लाइन सेगमेंट ऑफ फोकल कोड। तो बच्चों फोकल कोड की जो लाइन सेगमेंट है उनका अर्थ, उनका हार्मोनिक मीन हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये चीज भी। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बच्चों जरूरी नहीं जेईई मेंस एडवांस के अलावा भी और एग्जाम्स होते हैं, केवीआई एनडीए वगैरह का। ठीक है बच्चों, तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि परवलय की जो परवलय की जो फोकल कोड होती है उसके लाइन सेगमेंट का हार्मोनिक मीन हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट कितना आएगा, वो आएगा x के गुणांक के 1/4 का डबल 2a, कितना आता है 2a। चलो बच्चों, तो ये चीज समझ आ गई बच्चों। तो ये आज अपना ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हुआ। अपन कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर कोरिस्पोंडिंग कर लेते हैं, सम कपल ऑफ क्वेश्चन, तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलो तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपसे बच्चों क्या पूछा जाएगा कि परवलय दे दिया आपको y का बराबर 4x। बच्चों जो लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा आपको, आप समझ लेना खुद ही। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि परवलय दे दिया आपको y का बराबर 4x, तो बच्चों ये आपके पास परवलय y का बराबर 4x ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है बच्चों, और इसके लिए वर्टिसेस दे दिया आपको v। अब बच्चों आपको क्या दिया कि वर्टिसेस से मिलाने वाली जीवा, तो वर्टिसेस से मिलाने वाली जीवा तो p। तो बच्चों वर्टिसेस से मिलाने वाली जीवा कितनी बनेगी, मतलब वर्टिसेस से कितनी जीवा बनेगी, अनंत जीवा बनेगी। उन अनंत जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है। तो उन अनंत जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पद यानी m का बिंदु पद ज्ञात करो। समझ आया बच्चों,
फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ chord which passes through vertices of parabola। ठीक है बच्चों, इंग्लिश सही में नहीं क्या बच्चों, चलो कोई नहीं। तो अपन को ये शीर्ष से होके गुजरने वाले जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो बच्चों बिंदुपथ ज्ञात करना है तो देखो कैसे इसको अपन करेंगे। तो दो मेथड है बच्चों करने के। पहला मेथड सिंपलेस्ट मेथड है, जब किसी भी बिंदु के बिंदुपथ निकालना है आपको, कैसा ही बिंदुपथ निकालना हो तो पहला मेथड ही यूज में लेना। कैसे बच्चों, जिस बिंदु का आपको बिंदुपथ निकालना है आप उसके निर्देशांक क्या मानोगे, h, k, मान लिया h, k। और बच्चों इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन क्या करेंगे, इन दोनों के निर्देशांक रखेंगे। तो बच्चों वर्टिसेस के निर्देशांक का फिक्स है 0, 0। बिंदु P के निर्देशांक लिखना है। तो बच्चों ये n कहां पे है, मिड पॉइंट पे है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या रखूं कि मिड पॉइंट h को मार्क किया जाए। तो यहाँ पे क्या रखूंगा 2h और यहाँ क्या रखूंगा 2k। देखो x1 प्लस x2 बटे 2 तो h आ गया, y1 प्लस y2 बटे 2 तो क्या आ गया, मिड पॉइंट है ना ये आ गया। अब बच्चों ये बिंदु P बोलो कहाँ पे लाइज कर रहा है, इस परवलय पे, तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो y का मान यहाँ पे रख दो। तो 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax किलो कितना है 2h। तो 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी का 8ah। बच्चों 4 ये कर जाएगा 2, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2ah। तो k की जगह y रख देंगे, h की जगह x रख देंगे, तो समीकरण मिल जाएगा y स्क्वायर बराबर 2ax। किसका समीकरण है ये, परवलय का। इसका मतलब कैसा आकृति बनती है, बिंदु पर कैसा बनेगा, परवलय ही बनेगा। आई थिंक बच्चों क्लियर, ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब इसका सेकंड मेथड करना चाहो तो सेकंड मेथड बोलो कैसे करोगे। तो बच्चों इस p के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया आपने, मेथड नंबर 2। तो बच्चों ये आपका था, ये वर्टिसेस था, ये पॉइंट p, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने 80 स्क्वायर 280 प्राचल ग्रुप मान लिया। और ये वर्टिसेस कितना है 0, 0 और ये मिड पॉइंट है कितना है h, k। तो बच्चों h बराबर कितना जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 कितना है 0, x2 कितना है 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर बटे 2। ठीक है बच्चों, और k की वैल्यू कितनी रहेगी y1 प्लस y2 बटे 2, तो 80 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 80 हो जाएगा ना। तो अब बोलो क्या करना है अपन को, t को एलिमिनेट करना है। t को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो t को एलिमिनेट कैसे करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके एक का भाग लगा देंगे। तो k स्क्वायर बटे h ये कितना जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर, है ना। समीकरण नंबर 2 का वर्ग करके समीकरण नंबर 1 का भाग लगा देंगे। और ये कितना है a t स्क्वायर बटे 2, तो ऊपर चला जाएगा, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट जाएगा, a से a कट गया, तो k स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 2ah। ये हो गया सेकंड मेथड। ठीक है बच्चों, तो कैसा ही मेथड आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है लोकस निकालने का, क्या हमेशा कहां से देखो h, k के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चेक करो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि एक परवलय है आपके पास y बराबर 4ax। ठीक है, इस परवलय पे 3 बिंदु है a b c, जो एक क्या बना रहे हैं बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष है। ठीक है बच्चों, यानी परवलय 22 का बराबर 4x पे 3 बिंदु a, b, c एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या है, वर्टिसेस है, तथा इसमें बिंदु a किसका शीर्ष है, वर्टिसेस का भी शीर्ष है। मतलब ध्यान से समझो, आपको एक परवलय दे दिया 22 का बराबर 4x। ठीक है बच्चों, इस परवलय पे 3 बिंदु a, b, c इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या है, शीर्ष है, जहां a परवलय का भी शीर्ष है। तब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या निकालनी है, आपको साइड लेंथ निकालनी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ। तो बच्चों a यहां आएगा, तो b और c भी आ गया। ठीक है बच्चों, ये b हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। अब आपको क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ bc। आपको क्या निकालनी है बच्चों, bc की लंबाई कितनी bc है। तो बच्चों bc की लंबाई निकालेंगे। चलो निकालने से पहले बच्चों अपन कैसे करेंगे इसको, bc की लंबाई निकालनी है। ओहो, तो बच्चों bc की लंबाई निकालने के लिए बोलो अपन क्या करेंगे बच्चों, ये एंगल बोलो कितना होता है बच्चों,
ये एंगल, तो बच्चों ये एंगल 60 होता है ना बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सब सारी साइड्सों के बीच में एंगल कितना बनता है, भुजाओं के मध्य एंगल 60 डिग्री। तो बच्चों बाय सिमेट्रिक अपन क्या बोलेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा 30। तो बच्चों ढाल ऑफ ए बी, तो बच्चों ढाल ऑफ ए बी, तो बोलो बच्चों रिलेशन, यदि मैं इसको बी को क्या मानूं टी, बी को क्या मानूं, बी का प्राचाल क्या मानूं टी। तो बच्चों अब मुझे मालूम है, बोलो ए बी क्या है, ए बी तो वो वाली जीवा है जो वर्टिसेस से होकर जा रही है, तो इसकी ढाल बोलो कितनी है 2/t। क्या होती है इसकी ढाल 2/t, ये होती है। लेकिन एम ऑफ ए बी, एम ऑफ ए बी कितना जाएगा 30 डिग्री, तो ये कितना जाएगा 10 30 इक्वल टू कितना जाएगा 2/t। ये होगा बच्चों 10 की बोलो कितनी है 1/√3 इक्वल 2/t। तो यहां से t की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों 2√3, t की वैल्यू आ गई 2√3। अब बच्चों t की वैल्यू 2√3 आ गई। चलो अब मुझे निकालना क्या है बच्चों ये, तो बच्चों ये क्या है परपेंडिकुलर होगा इसके, तो परपेंडिकुलर होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। ये क्या जाएगा डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो वो वाली जीवा। अब बच्चों इसके यदि मैं निर्देशांक कंप्लीट हो तो ये आ जाएगा 80² 280, ये होगा बच्चों। और इसके कितने होंगे बच्चों 80² माइनस के 280। तो बच्चों ये लंबाई कितनी है 280, और तो ये लंबाई भी कितनी है 280, तो टोटल कितनी लंबाई हो गई 480। कितनी लंबाई हो गई 480, ठीक है बच्चों। तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 480, तो BC बराबर 4a, t की वैल्यू कितनी है 2√3, तो BC बराबर कितना आएगा 4 दूनी का 8a√3। इसी जगह आंसर। नहीं समझ में आया बच्चों। बच्चों आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है कि एक परवलय है 22/4x पे 3 बिंदु a, b, c एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के शीर्ष है, तथा जहां पे बिंदु a वर्टिसिस के परवलय के शीर्ष b है, परवलय का शीर्ष b है, तो इस इक्विलेटर की साइड लेंथ निकालो। तो साइड लेंथ निकालनी है यानी BC की लंबाई निकालनी है। तो बच्चों आपने क्या करा, b के कोऑर्डिनेट ले t, बाय सिमेट्रिक मैंने देखा कि जो BC होगी वो परपेंडिकुलर होगी एक्सिस के, इसका मतलब BC क्या होगी डबल ऑर्डिनेट, BC क्या कहलाएगी डबल ऑर्डिनेट कहलाएगी। अब बच्चों मुझे तो B के क्या निकालना है t प्राचार रूप में निकालना है, तो t प्राचार रूप में कैसे निकाला ढाल के रूप में, ढाल ऑफ AB बराबर 2/t होता है, तो ढाल ऑफ AB अपन दे रखा है 10 30, तो यहां से t की वैल्यू निकाली। अब बच्चों ये 280, ये 280 तो कितनी हो गई 480, तो t की वैल्यू खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ज्यादा दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया बच्चों। चलो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। चलो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों एक परवलय आपको दे रखा है 22/4x, और आपसे बोला है कि इस परवलय की जो डबल ऑर्डिनेट है उसका क्या निकालना है, वो वाला बिंदु पद निकालो जो डबल ऑर्डिनेट को 3 भागों में समद्विभाजित करे। अब बच्चों वापिस सुनो, ये परवलय है 22/4x, ठीक है बच्चों 22/4x एक परवलय है, इस परवलय का ये डबल कोऑर्डिनेट है, ये क्या है डबल कोऑर्डिनेट, ठीक है बच्चों। आपसे क्या बोला है कि वो वाला बिंदु पद निकालो, वो बिंदु पद निकालो जो डबल ऑर्डिनेट को 3 भागों में क्या करे समद्विभाजित करे। तो A ये तो हो गया अपने पास A, और ये हो गया B, और ये हो गया C और D। अपन क्या पूछा है C और D के वो बिंदु पद निकालो, वैसे बिंदु पद निकालो जो डबल ऑर्डिनेट को क्या करे समद्विभाजित करे। तो बच्चों ये तो आपके किताब का क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा आंसर। तो बच्चों समद्विभाजित करना है तो बोलो बच्चों मुझे इस बिंदु पद निकालना है, तो आप जिस बिंदु का बिंदु पद निकाले बच्चों आप उस बिंदु पद को क्या लिखोगे h, k लिखोगे। अब आपको इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से a के और b के क्या लिखो निर्देशांक लिख दो, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब कैसे बोलो बच्चों, ये x एक्सिस है, ये अपन को मालूम है, परवलय का एक्सिस और x एक्सिस सेम है, तो बच्चों h, k का मतलब ये दूरी कितनी है k, तो बच्चों ये दूरी k हो गई, तो ये दूरी भी बाय सिमेट्रिक कितनी रहेगी k, तो बच्चों ये टोटल कितना जाएगा 2k जाएगा ना, समान भागों में ना, तो ये लंबाई 2k है, तो बच्चों ये लंबाई भी कितनी जाएगी बोलो 2k, और ये लंबाई भी कितनी जाएगी 2k। वाई 2k बिकॉज ये सब कैसे है समद्विभाजित, समान भागों में विभाजित कर रहे हैं।
चलो अब मुझे क्या लिखना है बच्चों, ये जो डबल ऑर्डिनेट है इसके हर एक पॉइंट पे x का मान तो क्या रहेगा सेम, तो मतलब इस a के कोऑर्डिनेट में x का मान तो h ही आएगा, y का मान चेंज होगा, तो ये k और ये 2k, तो टोटल कितना आएगा 3k। अब गेट माइंड में बच्चों, अब बोलो ये बिंदु a कहां पे लाई कर रहा है, y स्क्वायर 4x पे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y की वैल्यू बोलो कितनी है 3k का होल स्क्वायर बराबर 4a, x की वैल्यू कितनी है h, तो 3 की 9k स्क्वायर बराबर 4ah, k की जगह y रख देंगे तो 9y स्क्वायर बराबर 4ax इज द आंसर। नहीं समझ में आया बच्चों आपको, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो कुछ ज्यादा दिक्कत ही नहीं है, समतल विभाजित करना है, ठीक है। तो ये बिंदु पथ निकाल लिया, तो ये भी कैसा बिंदु पथ आएगा बच्चों, परवलय आएगा। अब बच्चों ये समझ में आया ना आपको, देखो चलो इसकी यदि मैं इमेज बनाऊं तो इमेज देख लो बच्चों, ये परवलय है, ये इसका एक्सिस है, तो बच्चों ये देखो डबल ऑर्डिनेट, ये 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 डबल ऑर्डिनेट, सब डबल ऑर्डिनेट कहलाएंगे बच्चों इसकी। अब देखो अपनों को क्या है कि जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये और ये हो गए 3 भागों में, 1 2 3 समान भागों में, ठीक है। ऐसी 1 2 और 3, ठीक है बच्चों। अब जैसे अपन इनको मिलाएंगे ना बच्चों ऐसे, ये सारे पॉइंटों को, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, इन सभी पॉइंटों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा पैराबोला, तो पैराबोला उसका समीकरण निकला, समझा बच्चों। तो ये सभी पॉइंट डबल ऑर्डिनेट को क्या कर रहे हैं, 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। आगे बच्चों, तो ये इसकी इमेज बन रही है, समझ आया बच्चों। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये तो मैंने आपको करवा ही दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं बोल देता हूँ बच्चों, आपको क्या दे दी, एक लाइन दे दी y बराबर x और एक वेरिएबल सर्किल दे दिया बच्चों, एक वेरिएबल सर्किल दे दिया आपको, वेरिएबल सर्किल विच passes through 2, 0 है ना। Then find variable circle which passes through 2, 0 and touches a given line, यानी ये जो गिवन लाइन है y बराबर x, इस पे टच करिए। Then find locus of its center, यानी ये वाला जो सर्किल है ना वेरिएबल सर्किल, इसका सेंटर जो होगा उसके द्वारा बनाया गया बिंदु पथ वो ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे, देखो अपन बाई सिमेट्रिक बनाए, तो ये तो होगी y बराबर x, ये तो रेखा भाई y बराबर x रेखा, ठीक है बच्चों। और एक सर्किल है जो 2, 0 से पास कर रहा है और इस लाइन को टच कर रहा है, तो बच्चों ये हो गया अपने पास क्या 2, 0 मान लिया, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा सर्किल है, वेरिएबल सर्किल है। अब ये वेरिएबल सर्किल तो बच्चों ये तो क्या करेगा, वेरी करता चलेगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है, करने दो वेरी। अब बच्चों देखो अपन ने क्या करा, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब बच्चों जब भी अपन को जिसका क्या निकालना है, बिंदु पथ निकालना है, ठीक है, जिस बिंदु का बिंदु पथ निकालना है उस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे h, k, और अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसी के पॉइंट से देखेंगे। तो बच्चों बोलो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी, हमेशा फिक्स होगी r, ये दूरी चेंज होगी क्या, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि बच्चों आपसे वेरिएबल सर्किल देना, दूसरा वेरिएबल सर्किल पूछा ये, और ये लाइन को टच करें ऐसे, यहाँ पे टच करें, ठीक है, तो इसका सेंटर ये होगा, तो इस पॉइंट से इस सेंटर की दूरी r ही रहेगी बच्चों, ठीक है। तो त्रिज्या तो सेम होगी ना बच्चों, तो इस वाले पॉइंट से ये वाली दूरी r और इस वाले पॉइंट से लाइन की दूरी r, फिक्स लाइन से। तो बच्चों ये जो बिंदु है, ये बिंदु V कैसा है, वेरिएबल पॉइंट, तो ये कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट h, k की स्थिर बिंदु 2, 0 व स्थिर रेखा
y बराबर x से दूरी हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। बच्चों ये दूरी हमेशा क्या है, समान। देखो ना बच्चों, वेरिएबल पॉइंट की स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से दूरी r समान है। ऐसे मान लो दूसरा सर्किल खींचेगा तो इसका सेंटर ये रहा, तो इसकी इससे दूरी और इसकी इस रेखा से दूरी क्या होंगी, समान होंगी। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, पैराबोला का केस हो गया कि एक वेरिएबल पॉइंट की स्थिर बिंदु तथा स्थिर रेखा से दूरी यदि समान है और उनका अनुपात 1 है, इसेंट्रिसिटी 1 है, तो वो क्या बन जाएगा, परवलय। तो बच्चों ये लोकस क्या बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। ठीक है, अब यदि आपसे इसकी समीकरण पूछे तो समीकरण निकाल लो बच्चों। ये दोनं दूरी और ये लंबवत दूरी, एक बिंदु की h, के बिंदु से रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई, तो निकाल लोगे बच्चों आप, तो इसको बराबर कर देना। ठीक है बेटू, समझ आ गया। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। क्या पूछा गया आपसे कि माना बिंदु क्रमशः x1, y1, x2, y2 व x3, y3 परवलय y का बराबर 4ax पर स्थित है तथा इन बिंदुओं से बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू लैम्डा मापांक y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस y1 है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो ये आपसे क्वेश्चन बोला है कि माना बिंदु क्रमशः x1, y1, x2, y2 व x3, y3 परवलय y का बराबर 4x पर स्थित है तथा इन बिंदुओं से बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। हाउ कैन वी डील फॉर दिस क्वेश्चन? तो बच्चों आओ देखो, इसको समझो अच्छे से। जाने जिगर जाने मन तुझको मेरी कसम। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे डील करते हैं। तो बच्चों अपन मालूम है कि x1, y1, x2, y2, x3, y3 कहाँ पे स्थित है, परवलय y का बराबर 4ax पे स्थित है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी तीन बिंदु ये 1, 2 और 3, दिशम और दिशम, ये बन गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन जानते हैं, बोलो बिंदु दे रखे है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो कैसे निकालोगे, सारणी की वैल्यू लगाओगे। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये लिखोगे बच्चों 1/2। तो यही होगा सारणी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, समझ आए ना बच्चों। चलो डेल्टा। अब बच्चों देखो अपन को आंसर किस में ला रहा है, पूरा y में। तो मैं यहाँ x को रिप्लेस कर दूंगा किससे, y से। कैसे रिप्लेस कर दूंगा बच्चों, ये बिंदु बोलो कहाँ पे स्थित है, परवलय पे स्थित है। तो परवलय के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 का मान जो मैंने यहाँ पे रखा, सॉरी x1 का मान यहाँ से कितना जाएगा, y1 स्क्वायर बटे 4a। तो x1 की जगह क्या जाएगा, y1 स्क्वायर बटे 4a। ठीक है बच्चों, समझ आया। ऐसे बोलो x2 की जगह कितना जाएगा, y2 स्क्वायर बटे 4a। ये मैं क्यों कर रहा हूँ बच्चों ऐसे, क्योंकि आंसर मुझे सब y में लाना है। ठीक है बच्चों, ऐसे x3 की जगह कितना जाएगा, y3 स्क्वायर बटे 4a। और यहाँ क्या जाएगा, y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है बच्चों। अब देखो ये 4a एक कॉलम में, पूरा एक कॉलम में कॉमन आ रहा है,
तो सारणिक में किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ में कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल सकते हैं। तो 1/4 कॉमन आ रहा है तो बाहर जाएगा तो डेल्टा इक्वल हो जाएगा 1/8a, 4 दूनी का 8 है तो क्या बचेगा यहाँ पे y1 स्क्वायर y1 1, y2 स्क्वायर y2 1 और y3 स्क्वायर y3 1। ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब सुनो बच्चों, एक नोट जो होता है, नोट मैं आपको बच्चों देखो, जो बच्चे 12वीं में है वो तो जान ही जाएंगे, जो बच्चे ने 12वीं पास कर ली वो तो समझ ही जाएंगे। तो बच्चों देखो आपके एक्सरसाइज 4 सारणिक में आपके क्वेश्चन आता है बच्चों, ये 3 नंबर का बोर्ड में क्या आता है कि क्या आता है बच्चों 1x स्क्वायर 1y स्क्वायर 1z स्क्वायर। ठीक है, सिद्ध करो कि ये सारणिक का मान बराबर x माइनस के y माइनस के z और z माइनस के x ये होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो आपके पास क्या है 12वीं में एक्सरसाइज 4 पे सारणिक का एक क्वेश्चन बनता है सारणिक का कि ये सारणिक बराबर ये सिद्ध करो। तो संक्रिय लगा के अपन को सिद्ध करना होता है, क्या लगा के? संक्रिय लगा के। तो बच्चों अभी मैं ये संक्रिय लगाना नहीं सिखा रहा, मैं सारणिक में सिखाऊंगा बच्चों कि सारणिक का टॉपिक रह रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं ये और ये एक जैसा है मैं बना सकता हूं। कैसे बच्चों? देखो यहाँ पे इस वाली पंक्ति को, इस वाली स्तंभ को इधर ले आओ और इस वाले स्तंभ को इधर ले आओ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चीज आप जानते हो कि जब 2 कॉलमों को आपस में बदला जाता है तो क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। ये सारणिक की प्रॉपर्टी है। ये नहीं आता तो कोई बात नहीं बच्चों, 2-3 दिन बाद अपन सारणिक का लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको इंटरचेंज, ठीक है बेटू, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो डेल्टा बराबर कितना जाएगा? तो डेल्टा बराबर कितना जाएगा बच्चों? माइनस के 8a। अब बच्चों ये बन जाएगा क्या? 1 1 1 y1 स्क्वायर 1 y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो बच्चों इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो, यहाँ पर ऐसे पढ़ते हैं x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x सीक्वेंस से। तो यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ y3, तो क्या जाएगा? y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 और y3 माइनस के y1। तो बच्चों डेल्टा का मान ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू, अब बच्चों देखो ये मापांक में लेंगे अपन, एरिया कैसे लेना है? एरिया हमेशा धनात्मक लेना है। एरिया बच्चों कैसे लेना है अपन को? हमेशा धनात्मक। एरिया हमेशा धनात्मक लेना है। तो -8 है तो 8 है तो 1/8 है प्लस का, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी जाएगी? तो लैम्बडा की वैल्यू जाएगी 1/8। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा इसमें टफ है नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये आ गया 1/8 है। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? 1/8। अब बच्चों अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों मैं ये ले रहा हूं आपको पार्ट फर्स्ट, परवलय का जो पार्ट फर्स्ट पढ़ाया उसी के ऊपर लास्ट। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आज अपन पार्ट 2 का, परवलय के पार्ट 2 का पहला भाग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा भाग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 2 क्वेश्चन और है वो कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों मैंने आपसे बोला था, ध्यान से समझना इस चीज को। क्या बोला बच्चों मैंने आपको कि यदि आपके पास टिल्टेड परवलय हो, ऐसा कोई परवलय हो, तो बच्चों ऐसे परवलय में बोलो टिल्टेड परवलय है, एक्सिस इसका ये होगा, नियत अक्ष ये होगी। ठीक है बच्चों, तो इस सामान्य समीकरण देके आपसे ये पोजीशन नहीं पूछेगा इसकी। ठीक है बच्चों, सामान्य समीकरण देके ये नहीं बोलेगा कि इसकी नाभि बताओ, इसकी नियता बताओ, इसके शीर्ष बताओ, ऐसा कुछ नहीं देगा। लेकिन प्रॉपर्टीज भाई वो दे क्या देगा बच्चों? वो दे देगा आपको। तो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। आपसे बोला कि क्या बोला आपसे कि परवलय का समीकरण ज्ञात करो, परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि -3,12 तथा
शीर्ष तथा शीर्ष 3,4 है। ये लो, बस इतना सा देखे। अब बोलो, अब परवलय का समीकरण याद करो जिसकी नाभि तथा शीर्ष 3,4 है। तो अब इसका समीकरण अपन कैसे निकालेंगे? तो बच्चों इसका समीकरण निकालने के लिए देखो, आप सबसे पहले एक चीज देख लो कि -3,4 नाभि -3,12 और शीर्ष 3,4। पहले बिंदु की लोकेशन देखो कहां पे है। तो पहले तो लोकेशन देखो, 3,4 तो 3 ये रहा, 4 ये रहा, तो यहां आएगा। तो ये हो गया 3,4। फिर उसके बाद 3 माइनस के 3 ये रहा और 12 इधर आ गया। तो ये हो गया क्या, माइनस के 3,12। ठीक है बच्चों। तो अब अपन को ये इसकी नाभि हुई। अब बच्चों अपन को अक्ष बनाना है। अक्ष क्या होता है? नाभि तथा शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। तो नाभि तथा शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? परवलय का अक्ष। तो परवलय का अक्ष ये हो गया। अब बच्चों ये टिल्टेड हो गया है ना, ऐसे देखो, ऐसे घूमने वाला हो गया ना। और नाभि की तरह इस साइड ये नाभि है, तो परवलय वाला आपका कैसे बनेगा? ये परवलय है। ठीक है बच्चों, तो आपका परवलय क्या बन गया? ऐसा ये परवलय बन गया। ठीक, अब इसका समीकरण निकालना है। तो बच्चों इसका समीकरण अब ऐसे तो अपन को आता ही नहीं है बच्चों, प्राण निकल जाएंगे। तो बच्चों इसका ऐसे समीकरण निकालने के लिए अब देखो कैसे अपन ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक ये है बच्चों कि नाभि तथा फिक्स वर्टिसेस से जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है, उतनी ही दूरी क्या होगी, यहाँ पे जाके क्या मिलेगी मुझे? नियता मिलेगी। क्या मिलेगा मुझे? नियता। ठीक है बच्चों। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले नियता निकालो। नियता निकालने से पहले मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, फुट ऑफ नियता। तो बच्चों मैंने नियता का लंबपात निकालना सिखाया है। अब बच्चों कैसे निकालोगे? तो बच्चों ये दूरी a, तो ये दूरी a, इसका मतलब दूरियों का अनुपात कितना है? 1:1। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा। ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु। किसके लिए? इसके और इसके लिए। ठीक है बच्चों, यानी यहाँ पे मैं x का मान क्या लूं? यहाँ पे मैं x का मान क्या लूं कि उसमें इसको जोड़ने पर 2 का भाग लगाओ तो 3 आ जाए। कितना आ जाए? 3। तो बच्चों क्या करेंगे? 9। तो 9 में से 3 जोड़ो, 9 में से -3 जोड़ो तो 6 आ गया, उसमें 2 का भाग लगाओ तो 3 आ गया। ठीक है बच्चों। अब y का मान मैं यहाँ क्या लूं कि उसमें 12 जोड़ने पर फिर 2 से डिवाइड करने पर 4 आ जाए। तो बच्चों ये मैं यहाँ पे क्या लूं कि 4 आ जाए, इसका मतलब 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी मैं यहाँ पे क्या लगाऊं कि 12 में से कुछ ऐसा क्या लगाऊं कि 8 आ जाए, तो -4। तो 12 में से -4 गया तो 8 आ जाएगा। इसका डबल नहीं समझ में आया बच्चों? तो ये चीज मध्य बिंदु से निकालने ना, यदि नहीं आ रहा तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये ना। तो 9, -4 क्या आ गया? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब बच्चों मुझे क्या निकालना है? इस नियता का समीकरण निकालना है। क्योंकि इस नियता का समीकरण निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा काम हो जाएगा बच्चों। देखो नियता का समीकरण आ गया। ये चीज तो आप जानते हो, 12वीं क्लास में 11वीं क्लास की एक्सरसाइज 12 में खूब पढ़ा आपने। एक नियता दे दी आपको, ठीक है, जैसे x माइनस के y प्लस के 3 बराबर 0। एक फिक्स बिंदु दे दिया आपको 2,3। अब आपसे बोला बताओ इससे बनने वाले परवलय। तो परवलय क्या होता है? मान लो कोई बिंदु P H, K, तो इसकी ये दूरी और इससे ये दूरी बराबर होगी, तो xm, तो xp बराबर pm, तो xp स्क्वायर बराबर pm स्क्वायर। तो यहां से आप निकाल सकते हो समीकरण। तो बच्चों अब मुझे इस नियता का क्या निकालना है? समीकरण निकालना है। यहाँ तो समीकरण आपको दिया होता है, उस किताब में तो समीकरण आपको दिया होता है, लेकिन यहाँ पर वो निकालना है। तो ये समीकरण निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो ये निकालिए आपने, डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालिए 9, -4। अब क्या निकालना है बच्चों मुझे? इसका समीकरण। तो इसका समीकरण के लिए ढाल निकालो। अब ढाल कैसे निकालो बच्चों? अपन जानते हैं बच्चों परवलय का अक्ष और नाभि नियता, परवलय का अक्ष और नियता एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसकी ढाल। तो इसकी ढाल को कैसे निकालोगे? y2 - y1, दो बिंदु है ना। तो y2 - y1, तो y2 - y1 बटे x2 - x1। तो 12 में 4 8, -3 3 6, तो -4/3। तो इसकी ढाल कितनी जाएगी? -4/3। तो उल्टा करके चिपका दो माइनस, तो इसकी ढाल कितनी जाएगी बच्चों?
3/4। तो इस रेखा की ढाल आ गई 3/4 और बिंदु आ गए 9,-4। तो समीकरण निकाल लो बच्चों यहाँ से। तो समीकरण निकालोगे तो ऐसा समीकरण आ जाएगा, फिर ये ऑलरेडी मैं बच्चों। तो टिल्टेड पैराबोला के बारे में जब भी आपसे समीकरण पूछे तो आपको बच्चों ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन देगा। समीकरण देके आपसे ये नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है मेरे बच्चों, ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है। तो टफ से टफ भी मैंने आपको बना दिया, अब आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इसको। तो पहला भाग कंप्लीट होता है, 2 मिनट का अपन ब्रेक लेंगे, उसके बाद अपन दूसरा भाग स्टार्ट करेंगे। ओके मेरे बच्चों। बच्चों अब अपन बात करेंगे किसकी, जो बच्चों अपन ने सर्किल में बात कर चुके हैं। अपन सर्किल में बच्चों मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको, कॉमन कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जितनी भी कॉमन कंडीशन थी बच्चों, वो सब अपन वापस से एक बार वन सेकेंड यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इतना डिटेल में नहीं करेंगे बच्चों, फटाफट अपन इसको करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे बच्चों, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। बच्चों अपन ने वहां क्या बात की थी, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल। यहाँ पे बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू पैराबोला। सिंपल सा बात बच्चों, कैसे, जैसे कोई पैराबोला है ये y इसका बराबर 4x, तो पहले बच्चों आपको क्या करना है, x t और x1, ये सब बच्चों मैंने आपको बता दिया, x t और x1 निकालना बता दिया बच्चों मैंने आपको। चलो तो बच्चों पहले x निकालो आप, इसका x क्या हो जाएगा, y² माइनस के 4x dx हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई पॉइंट है P x1, y1, बच्चों ये पॉइंट P आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा या परवलय पे होगा, तो वो डिसाइड करेगा x1 क्या है, x1 है, x1, y1 पुट कर देंगे, तो कितना जाएगा y1² माइनस के 4a x1। और रिमेंबर बच्चों, तो बच्चों यदि ये वैल्यू x1 की वैल्यू क्या 0 आ गई, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे है, पैराबोला पे है। x1 की वैल्यू यदि लेस देन 0 आ गई तो कहाँ पे बच्चों ये पॉइंट नेगेटिव आ गई, तो इनसाइड द पैराबोला, इनसाइड द पैराबोला। और x1 की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी आ गई तो आउटसाइड द पैराबोला। तो ये तो बच्चों बेसिक सी बात है जो अपन को आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। सिंपल क्यों लग रहा है, क्योंकि अपन इस सर्किल में पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों क्या, कि पैराबोला, ये बच्चों स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, तो पैराबोला y इसका बराबर 4x एंड लाइन, और लाइन किसमें, स्लोप फॉर्म में, y बराबर mx प्लस c, ठीक है बच्चों। इन दोनों का क्या देखना है हमको, रिलेशन देखना है कि कैसा रिलेशन है, पैराबोला और रेखा के बीच में कैसा रिलेशन है, अच्छा है कि बेकार है। तो बच्चों अच्छा ही होगा कि बेकार भी हो सकता है। चलो तो बच्चों अपन क्या करेंगे इस वाले केस में, देखो रिलेशन कैसा होगा, या तो ऐसा होगा, या फिर कैसा होगा, ऐसा होगा, या फिर कैसा होगा, ऐसा होगा। तो बच्चों 3 ही रिलेशन बनते हैं रेखा और पैराबोला के बीच में, ठीक है। रेखा और पैराबोला नहीं, रेखा और किसी भी कॉनिक सेक्शन के बीच में हमेशा 3 ही रिलेशन बनते हैं, ठीक है। ये 3 रिलेशन बनते हैं। कैसे चेक करेंगे इन 3 रिलेशन को, तो सबसे पहले 2 से y का मान या x का मान डायरेक्ट कर दो समीकरण नंबर 1 में। तो इस वाले केस में बोलो कितना हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, बोलो बच्चों y बराबर 2 का मान 1 रख देंगे, तो कितना जाएगा ये mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah, ये होगा बच्चों, ठीक है। इसका ओपन करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा ये m² x² प्लस 2mcx प्लस c² इज इक्वल टू 4ax। बच्चों यहाँ से देखो x में एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, बना लो, m² x², इसको दे लिया तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा mc माइनस के 4a x कॉमन प्लस के c इसका बराबर 0। तो बच्चों ये x में द्विघात बन गया, ठीक है बच्चों। अच्छा इसका डिटरमिनेंट d निकालोगे तो कितना जाएगा b² माइनस के 4ac, तो d बराबर b कितना है बच्चों x का गुना, तो 2 का स्क्वायर 4 mc माइनस के 4a का
होल स्क्वायर माइनस के 4a। ए कितना है बच्चों? ए है m स्क्वायर और c कितना है बच्चों? c है c स्क्वायर। तो d कितना जाएगा बच्चों? 4। इसको अपन करेंगे तो m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस के 4 दूनी का 8 mca प्लस 4 चौक 4 है बच्चों, 4 नहीं है, हाँ 4 नहीं 2 है ना बच्चों, 2 तो 2 दूनी का 4, तो 4 mca प्लस 2 दूनी का 4a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, माइनस के 4 m स्क्वायर c स्क्वायर। बच्चों d बराबर 4 को इसमें लगाएंगे तो 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस के 4 चौक 16 mac और प्लस 4 चौक 16a स्क्वायर प्लस माइनस के 4m स्क्वायर c स्क्वायर। ये कैसे हो जाएगा बच्चों? तो d बराबर कितना जाएगा बच्चों? 16a बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा? a माइनस mc, ये आया बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया d। अब बच्चों ये d जो डिसाइड करेगा बच्चों, इसमें d का मान क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसमें d का मान क्या? अच्छा, इसमें d का मान क्या होगा बच्चों? लेस देन 0। इसमें d का मान क्या होगा बच्चों? ग्रेटर देन 0। और इसमें d का मान क्या होगा? बराबर 0। तो बच्चों कौन सा रिलेशन आपको अच्छा लगता है? देखो बच्चों, मेरे को तो ये वाला रिलेशन अच्छा लगता है, आपका पता नहीं, स्पर्श करने वाला है ना बच्चों, टेंजेंसी, जिसमें d बराबर क्या हो? 0। ठीक है बच्चों, d ग्रेटर देन 0 बच्चों, ये देखो a और b ये बन जाएगी जीवा। ये क्या बन जाएगा बच्चों? जीवा। और ये जो रेखा है इसकी ढाल कितनी है? m। तो एक रेखा जिसकी ढाल m है, ठीक है, वो रेखा एक परवलय की जीवा बन रही है। क्या बन रही है? जीवा। तो इस जीवा की लंबाई निकालनी है बच्चों। वापिस से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक रेखा है जिसकी ढाल m आपको दे रखी है, वो एक परवलय की जीवा बन रही है, तो उस जीवा की लंबाई निकालो। क्या निकालो? जीवा की लंबाई। तो बच्चों ये मैंने आपको बता दिया कि आप पहले x1 y1 मानोगे, फिर इसको h2, y2 निकालोगे, फिर दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र निकालोगे। ये सब चीजें अपन को नहीं करना, अपन सीधा लिखेंगे। क्या बोलो बच्चों? ए बी बराबर क्या लिखेंगे? डिफरेंस ऑफ रूट x1 माइनस x2 बटे रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यदि x में द्विघात बनेगा तो रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और y में द्विघात बनता तो 1 बटे m स्क्वायर प्लस 1। ये सब मैंने बता दिया बच्चों आपको सर्किल में अच्छे से सर्किल को पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट बोलो, x1 माइनस x2 क्या होता है? तो a b बराबर रूट d अपॉन a रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यही होगा बच्चों। ठीक है, बोलो a b बराबर रूट d की वैल्यू बोलो कितनी है? 16a और a माइनस mc, ये बच्चों रूट d की वैल्यू है ना। a क्या है बच्चों? a ये वाला a नहीं, a क्या है? x स्क्वायर का गुना। यहाँ पे a क्या है? x का गुना। कितना है? m स्क्वायर। क्या है बच्चों? तो प्लस समझ लोगे, तो फिर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो बोलो बच्चों यहाँ से a b कितना आ गया? तो बच्चों ए बी कितना आया यहाँ से? तो ए बी कितना आया? 16 बच्चों बाहर जाएगा तो 4 बटे एम स्क्वायर रूट कितना आया? ए माइनस एम सी और 1 प्लस एम स्क्वायर रूट है ना बच्चों। तो ये बच्चों आपको डायरेक्ट सूत्र याद रखना है। ठीक है, ये सूत्र याद नहीं हो तो ये थोड़ा सा तो याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है बिट्टू, समझ में आ गया? तो ये ए बी की लंबाई कैसे निकालनी है। अच्छा, ये मुझे ये टेंजेंसी कंडीशन निकालनी हो तो जो टेंजेंसी कंडीशन के लिए डी कितना होना चाहिए? 0। अभी डी कितना है मेरे पास? 16a माइनस एम सी ये आया, इसके लिए कितनी होनी चाहिए? 0। किसके लिए? फॉर टेंजेंसी यानी स्पर्श करने के लिए कितना होना चाहिए? डी बराबर 0। तो 16a बराबर 0, तो ये a बराबर कितना जाएगा बच्चों? यहाँ से mc, तो c बराबर कितना जाएगा? a बटे m। और जो सी की वैल्यू मिल जाएगी a बटे m। ये क्या हुई? टेंजेंसी कंडीशन। सी क्या होता है? ये। तो बच्चों टेंजेंट, तो अच्छा बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c की जगह क्या होगा? a बटे m। तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, y बराबर mx प्लस a बटे m। ठीक है बच्चों, तो अपन ने ये a भी निकाल लिया और टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली।
अब बच्चों देखो, यदि यही मान लो आपसे क्या बोला जाए कि ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है बच्चों, ये पैराबोला है और बाहर किसी बिंदु h के रेस्पेक्ट में दी जाए, तो बच्चों बाहर स्थित किसी बिंदु से बोलो कितने टेंजेंट खींचे जा सकता है? एक पैराबोला पे 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं स्लोप फॉर्म में। अरे बच्चों कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? 2 ना, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है बच्चों, अब मुझे कैसे निकालना है? तो इसके लिए बच्चों ध्यान रखना मैं कैसे बोल रहा हूं। मान लो आप क्या करोगे, सबसे पहले माना h से परवलय पर खींची गई, माना h से परवलय पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है? m है। कितनी है? m है। अब बच्चों देखो ये m, अब ये कितनी रेखा होंगी? 2 अलग अलग होंगी ना, एक अलग m की और एक अलग m की। इसका मतलब जब भी बच्चों आप ये माना h से परवलय पर खींची गई रेखा की ढाल m मानते हो और जब आप उसको हल करोगे तो बच्चों m में द्विघात समीकरण बन जाएगा। m में क्या बन जाएगा बच्चों? एक द्विघात समीकरण। तो देखो कैसे बनता है द्विघात समीकरण। तो बच्चों जैसे ही आपने ये मान लिया माना h के परवलय पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल है, तो बच्चों अब बोलो, तो अतः स्पर्श रेखा की ढाल है m है, तो समीकरण बोलो कितना हो जाएगा? तो समीकरण हो जाएगा ये y बराबर mx प्लस a बटे m, ये जाएगा स्पर्श रेखा की ढाल का समीकरण। ठीक है बच्चों, अब ये मान लिया। अब बोलो बच्चों ये बिंदु, ये रेखा कहां से होगी गुजरेगी? h k से होकर भी गुजरती है, तो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों मान रख देंगे y की जगह k, x की जगह h, तो कितना हो जाएगा बच्चों? k mh प्लस a बटे m। ठीक है बच्चों, तो अब m को अपन सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों ये m स्क्वायर h, ठीक है, फिर ये km तो माइनस के km प्लस के a बराबर 0। तो बच्चों बोलो बन गया m स्क्वायर में द्विघात समीकरण। तो बच्चों m में द्विघात समीकरण बन गया, m में क्या बना? m में द्विघात समीकरण बन गया। बच्चे ये सारी चीजें मैं सर्किल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका। जो बच्चे सर्किल नहीं दे रहे, परवलय सीधा दे रहे, तो उनका 30% तो साफ है मामला, 30% तो साफ है। इसलिए बच्चों मैं वापस से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने सर्किल नहीं देखा है वो सर्किल देखो, या बच्चों देखो मैं आपको आज इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे सर्किल की पीडीएफ भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप सर्किल की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो m में द्विघात समीकरण बनेगा। इसका मतलब जब हम इसको हल करेंगे तो कितने रूट बनेंगे m के? 2, m1 और m2। 2 रूट आएंगे, 2 मूल आएंगे। 2 रूट आने का मतलब क्या है कि h k से खींची गई टेंजेंट एक नहीं होती, 2 होती है, एक के m1 और एक की m2। और अगले बच्चों, तो बच्चों बोलो, अब बोलो ये m1 m2 में क्या रिलेशन बनेगा? मूलों का योग बोलो कितना जाएगा? k बटे m सॉरी k बटे h माइनस का x गुणा बटे x का गुणा, और मूलों का गुणनफल बोलो बच्चों m1 m2 कितना जाएगा? अचर पद बटे x का गुणा a बटे। तो बच्चों ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। इन दोनों चीजों के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो देखो, समझ में आया बच्चों ये चीज? ठीक है, देखो बच्चों अच्छे से, कोई बिंदु p h के बाहर है, उस बाहर बिंदु से परवलय पे टेंजेंट खींचनी है, तो कितनी टेंजेंट खींचती है? 2 टेंजेंट खींचती है। m1 और m2 के रिलेशन इस प्रकार बनता है। तो बच्चों अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 नहीं 2 करते हैं। कितने करेंगे? तो हाँ मेरे बच्चों, तो देखो अब बच्चों मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन देखना बच्चों, क्या पूछा आपसे? उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो, उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो, उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो जिससे परवलय y बराबर 4ax पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण, खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण, रेखाओं के मध्य का कोण 60 डिग्री है।
उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो जिससे परवलय पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण कितना है 60 डिग्री है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये कोई बिंदु P बाहर है, इस बिंदु से ये और ये अपन ने दो परवलय खींच दिया, ठीक है बच्चों। इसके ढाल मैंने M1 मान ली, इसके ढाल मैंने M2 मान ली, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। कितना है बच्चों 60 डिग्री। तो बोलो दो रेखाओं के मध्य का एंगल tan 60 डिग्री बराबर कितने लगोगे मापांक M1 माइनस M2 बटे 1 प्लस M1 M2। सिंपल सा है बच्चों, ये तो देखो ये जानते हो आप, दो रेखाओं के मध्य के कोण का सूत्र है ना, tan 60 के बोलो बच्चों कितना होती है √3 है ना, तो स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस M1 M2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा बच्चों। M1 माइनस M2 की वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन किसकी वैल्यू मालूम मुझे, M1 प्लस M2 की वैल्यू मालूम है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ M1 माइनस M2 को M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 M1 M2। बच्चों ये तो मैं सिखाता यार शुरू से आपको, a माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab, वही फिर 1 प्लस के M1 M2 का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों M1 M2 की वैल्यू क्या रखोगे k बाई h और M1 M2 की वैल्यू क्या रखोगे k बाई h। कहानी खत्म, आंसर आ जाए। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है बेटू, समझ में आया? तो आप इसको करके आंसर निकाल सकते हो। अच्छा बच्चों इसी प्रकार मान लो इसी में और क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आप करोगे शायद। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोले जाए बच्चों, उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो, उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो, उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो जिससे परवलय y का बराबर 4x। बच्चों याद रखना एक चीज, और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये किस वाले केस के लिए है, जब परवलय आपको ऐसा कुछ दिया हो। ठीक है बच्चों, दूसरा परवलय होगा तो आप कर सकते हो बच्चों, वही कंडीशन निकाल लो सेम, जैसे मैंने y का बराबर 4x के लिए निकाला है ऐसे आप दूसरे के लिए निकालो। ठीक है बच्चों, लेकिन बहुत रेयरली चांसेस होते हैं कि आईआईटी आपका ऐसे उलझ जाएगा नहीं, वो तो केवल आपका दिमाग का टेस्टिंग लेता है, तो वो कहीं आपसे पूछेगा, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो बच्चों। तो उस बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो जिससे परवलय y² बराबर 4x पर खींची गई स्पर्श रेखाएं स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत हो, और खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत हो। अब बच्चों याद करो सर्किल। तो बच्चों सर्किल से किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत है, तो उस बिंदु के द्वारा बनाया गया बिंदु पद एक सर्किल बनता है जिसे अपन बोलते हैं डायरेक्टर सर्किल। क्या बोलते हैं बच्चों अपन, डायरेक्टर सर्किल यानी नियामक वृत्त। और बच्चों वो नियामक वृत्त का केंद्र क्या होगा, दिए गए वृत्त का केंद्र होगा, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, दिए गए वृत्त की त्रिज्या के √2 टाइम्स होती है। बच्चों याद है आपको ये चीजें? तो बच्चों अब इसमें क्या करेगा, तो बच्चों इसमें डायरेक्टर सर्किल तो नहीं खींचेगा, इसमें डायरेक्ट्रिक्स खींचेगा यानी नियता खींचेगा। तो नियता ही इसका आंसर होगा, यानी बच्चों परवलय की नियता पर स्थित किसी बिंदु से परवलय पर यदि अपन एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दो स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। सिद्ध कर दो, कर लो सिद्ध। बच्चों कैसे सिद्ध करोगे, ऐसे सिद्ध करो, कैसे, ऐसे, कैसे कैसे ऐसे। तो बच्चों बोलो क्या मान ली मैंने, M1 और M2 दो स्पर्श रेखा के लिए लंबवत है, तो M1 M2 कितना होगी -1। अरे यही होगी ना बच्चों, दो रेखा एक परस्पर लंबवत है तो उनकी ढाल का गुणनफल क्या होगा -1। तो M1 M2 की वैल्यू अपन क्या जानते हैं, a बटे h, तो a बटे h बराबर -1, तो a बराबर -h, तो h बराबर h प्लस a बराबर कितना हो गया 0, h की जगह x प्लस a बराबर 0। बच्चों ये किसका समीकरण हो गया, ये तो डायरेक्टर का समीकरण हो गया, नियता का समीकरण है। कौन सी नियता का, इस वाले परवलय की नियता का समीकरण। अब बच्चों ये चीजें देखो इस परवलय के केस में ना लेके मैं कोई से परवलय ले लूं, मान लो किसी कोई आर्बिट्रेरी कोई भी परवलय है, कोई सा भी परवलय, उस परवलय के बाहर किसी बिंदु से मुझे परवलय पर दो परस्पर स्पर्श रेखाएं लंबवत खींचनी है, तो बताओ वो सारा बिंदु पद क्या बनेगा, उसकी सर्किल, उसकी डायरेक्टर सर्किल। क्या बोल रहा हूं मैं, उसकी नियता। तो उस परवलय की नियता ही क्या होगा, उसका बिंदु पद होगा। तो बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए मान लो नियता दे दी, परवलय दे दी, भयानक सा परवलय दे दिया, उसकी नियता दे दी, और आपसे बोल दिया जाए बताओ इसका वो वाला बिंदु पद, तो सीधा सा आंसर वही होगा।
और गेट बाय पॉइंट बच्चों, चलो आपको नियता नहीं दी उसने, नियता निकला है तो बच्चों अभी मैंने टिल्टेड एंगल वाला परवलय का एक क्वेश्चन करवाया था आपको पहले भाग में, इसी वाले पार्ट में, इस वाले लेक्चर में, एक टिल्टेड एंगल का। तो बच्चों ऐसे टिल्टेड एंगल की नियता भी निकाल के आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों देखो ये चीज तो आप घुमा घुमा के आप करते चलो, ठीक है मेरे बेटू, समझ में आ गया आपको? तो ऐसी चीज है, तो समझ में आया बच्चों? तो उस बिंदु का बिंदु पद याद करो जिससे परवलय पर खींची गई इस परवलय का परस्पर लंब आता है, तो वो बिंदु पद क्या आता है? रेखा आती है। कौन सी रेखा आती है? इस परवलय की नियत आई क्या आती है? वो रेखा आती है। तो समझ में आया बच्चों ये चीजें? तो दो क्वेश्चन आज अपने करे अपनी स्क्रीन के ऊपर। चलो अब बच्चों पर करते हैं कॉमन टेंजेंट वाली बातें, वो सारी बातें जो अपने एक बार सर्कल में की थी, तो उसी का आह्वान करेंगे वापस एक बार। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई? ये तो सिंपल जो आपकी 12वीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों आपसे कि आपकी 11वीं की किताब की जो 12वीं एक्सरसाइज है उसको भी आप हल्का हल्का से देखते चलो, ताकि आपको और ज्यादा मजे आएंगे। और टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों? पैराबोला की टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले अपन टेंजेंट की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जो अपन लगाएंगे वो क्या करेंगे? टेंजेंट। तो टेंजेंट के ऊपर पूरा रिसर्च करेंगे अपन, पैराबोला के टेंजेंट के ऊपर कैसे कैसे अपन, तो पूरा रिसर्च करते हैं बच्चों, आओ इसके ऊपर, ठीक है बच्चों? तो पहला पॉइंट बच्चों, तो देखो बच्चों एक पैराबोला है आपके पास y बराबर के 4x, ठीक है बच्चों? ये पैराबोला है, ठीक है? तो बच्चों देखो टेंजेंट के लिए कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट है P, इस पर्टिकुलर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो इस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट का समीकरण यदि मुझे लिखना है तो बच्चों बोलो सीधा मैंने कैसे लिखवाया था आपको? सबसे पहले आप क्या करो? x करो, x वो वाला s नहीं है बच्चों, ये s है ना, तो s नहीं करनी है आपको बच्चों, है ना? तो ये x निकालो, फिर उसके बाद क्या करोगे बच्चों? आप x1 करोगे और फिर क्या करोगे? t, ठीक है बच्चों? तो t क्या होता है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में? तो इस पॉइंट t यानी x1 y1 के रेस्पेक्ट में आप t निकालो, फिर उसको किस बराबर दो? 0 के बराबर दो। तो ये आपके पास क्या रहेगी? एक टेंजेंट आ जाएगी किस पे? इस वाले बिंदु P से खींची गई टेंजेंट का समीकरण कितना जाएगा? t बराबर 0। कैसे निकालते हैं t? तो सिंपल बोलो x बोलो बच्चों, इसका x कितना जाएगा? y² माइनस के 4x, ये होगा बच्चों, ठीक है? तो बोलो कैसे करते हैं t बराबर 0? तो y1, तो y1 माइनस 4a, x की जगह लिखोगे x प्लस के x1 बटे 2 बराबर 0, 0 बराबर रख दिया। तो बोलो बच्चों y1 माइनस 2a x प्लस के x1 बराबर 0, सिंपल। तो बच्चों ये क्या आ गई? ये आ गई परवलय पे, इस परवलय पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण, जो आपको बिंदु दे रखे px माइनस, ठीक है बच्चों? तो ये हो गया पहला पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक है बच्चों? अब दूसरा पॉइंट, अब बच्चों ये जो जिस बच्चे ने सर्किल नहीं पढ़ा तो उसको तो अजीब से लग रहा होगा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो आप? ओ ये क्या कर रहे हो? ओ अरे ओ क्या, ये आपको सिखा दी सर्किल में बच्चों। y² को y से रिप्लेस करते हैं, x को x प्लस x1 y बटे 2 से रिप्लेस करते हैं ना बच्चों। अब बच्चों अपन जिसकी बात करेंगे, पहला ए पॉइंट हो गया। बी पॉइंट बच्चों मैं बात करूंगा किसमें? प्राचाल रूप में। मान लो परवलय ये ना और ए बिंदु P है और प्राचाल रूप में है a² 2a। जब प्राचाल रूप में है तो प्राचाल रूप में बोलो अब ये टेंजेंट जो खींचेगा इसका समीकरण बोलो कितना जाएगा? तो बस y1 की जगह रख देना 2at और x1 की जगह रखना 80 स्क्वायर। तो आंसर कितना आ रहा है बोलो? y1 की जगह रखोगे 280 माइनस 2a x प्लस x1 की जगह लिखोगे 80 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 0, ठीक है बच्चों? सिंपलीफाई करो इसको, तो बच्चों 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a कॉमन लेके तो ले जाओ 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ? yt माइनस के x माइनस के 80 स्क्वायर बराबर 0। तो yt इजिकल टू x प्लस 80 स्क्वायर। अब बच्चों y इजिकल टू t का भाग लगाएंगे तो 1/t इंटू x प्लस 80। तो बच्चों ये किसका है? प्राचाल रूप में। प्राचाल रूप में यानी कोई बिंदु P प्राचाल रूप में दे रखा है, परवलय पे स्थित है, तो उस बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y बराबर 1/t x प्लस 80, ठीक है मेरे बच्चों? अब बच्चों मैंने आपको क्या बोला था? तीसरा पॉइंट C मैंने बोला आपको ढाल रूप में।
ढाल रूप में, ढाल एम रूप में परवलयपर खींचे गए स्पर्शरेखा का समीकरण। तो एम रूप में यानी ढाल रूप में परवलयपर खींचे गए स्पर्शरेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं बच्चों? मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आप देखो बच्चों, वृत्त में मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आप ये निकालोगे, फिर प्राचार रूप में निकालोगे, फिर उसका ढाल रूप में निकालना तो आप क्या करोगे, प्राचार रूप में जो आया है उसमें जो एम है उसको एम मान लो बच्चों। तो देखो प्राचार रूप यानी ढाल रूप एम, तो बोलो x कितना है यहाँ पे, x का मान कितना है 1/t। इस 1/t को क्या मानना है आपको, m। 1/t को क्या मानना है, m मान लेना है। 1/t को क्या मान लेना है, m मान लेना है। मान लो तो 1/t को m मान लें तो बोलो कितना जाएगा बच्चों, y बराबर 1/t की जगह m x प्लस a और 1/t, तो t बराबर कितना जाएगा 1/m। तो बच्चों देखो ये आंसर हो जाएगा। तो ढाल रूप में समीकरण वही आया y बराबर mx प्लस a बाई m, नहीं आया बच्चों। तो y बराबर mx प्लस a बाई m ये अपन ने वैसे भी निकाल लिया बच्चों, जैसे आरबीसी निकलवाती है आपसे सिंपल से, और अपन इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों सर्कल के केस में तो अपन ने सीधा निकाला था, ऐसा कुछ किया ही नहीं। ठीक है बच्चों, जैसे जनरल समीकरण था ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, जनरल रेखा है y बराबर mx प्लस c, तो y का मान उठा के उसमें रख दो, एक d निकालो, ऐसे वैसे निकाल के फिर जाके अपन एक समीकरण निकालते y बराबर mx प्लस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर, और वो वैल्यू मैंने सीधी भी निकाली थी, किससे, अभिलंब निकाल के। ठीक है बच्चों, यानी इस पर किसी भी वक्र पर खींच, वापस सुनना बच्चों, इस लाइन में ध्यान से सुनना, किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा ढाल रूप में अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों अपन क्या करेंगे, उस वक्र को S के रूप में लेके आओ, लिया है, फिर उस वक्र पर स्थित किसी बिंदु से अब आप क्या निकालो, टेंजेंट की, फिर उस वक्र का उस बिंदु पे प्राचार मान के फिर आप उसमें रख देना। अब उस प्राचार में जो x गुणांक आया है उसको m मान लो, और m मान के आप सबको रिप्लेस कर दो, तो ये जो आंसर आएगा वही आ जाएगा m रूप में स्पर्शरेखा का समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो y बराबर mx प्लस a बाई m ढाल रूप में स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया। बच्चों ये किस वाले केस में आया, ये कौन सा परवलय है, y का बराबर 4x वाले परवलय का है। ठीक है बच्चों, लेकिन मान लो कोई जनरल समीकरण हो आपके पास, तो डी पॉइंट क्या है आपके पास बच्चों, y माइनस के 4a x माइनस के x, ये कोई आपके पास परवलय का जनरल समीकरण है, जनरल नहीं मतलब स्टैंडर्ड का भी कोई शिफ्टिंग वाला है जिसमें शिफ्टिंग हो रही है, तो ये कोई आपके पास है। तो इस वाले केस में बोलो अपन को निकालना है स्पर्शरेखा का समीकरण, तो कैसे निकालोगे बच्चों इस वाले केस में, तो y की जगह y ऐसे कैसे y की जगह y नहीं, y की जगह लिखोगे y माइनस के ये लिखोगे बराबर m, x की जगह लिखोगे x माइनस h प्लस a बटे m, सिंपल। तो ये जाएगा क्या, स्पर्शरेखा का समीकरण, जब आपके पास परवलय का समीकरण ऐसा हो तो ये होगा, और ऐसा है तो फिर ये होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो डी पॉइंट तक समझ आ गया आपको कैसे कैसे बनने की। चलो बच्चों, अब बच्चों अपन को क्या निकालना है, ई पॉइंट। बच्चों ई पॉइंट आपको क्या दे दिया जाएगा, ये मान लो आपसे बोला गया कि एक परवलय है, ठीक है, इस परवलय के किसी एक पॉइंट P जो कि बाहर है से अपन ने जाएगा परवलय पे एक टेंजेंट खींचा, तो जहां पे टेंजेंट खींचेगा ये मान लिया अपने T1, ठीक है, जो प्राचार रूप में मान लिया T1, और ऐसे बोलो यहाँ पे खींचेगा, ये मान लिया अपन ने प्राचार रूप में कितना T2, तो आपसे क्या पूछा है, P ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, P। वापिस बच्चों आपसे क्या बोला गया कि परवलय पे खींची गई दो टेंजेंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट के निर्देशांक निकालना है। परवलय पर खींची गई दो टेंजेंट ढाल रूप में, ठीक है, प्राचार रूप में ना T1 T2 के रूप में किस पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, तो वो अपन को निकाला है, P निकाला है। तो बच्चों P निकालने के लिए कैसे करोगे, बोलो T1 का समीकरण बोलो कैसे लिखोगे, y = 1/T1 x प्लस के T1, तो ये निकाल लिया अपन ने। ऐसे बोलो बच्चों इसका समीकरण लिख लोगे y बराबर 1/T2 x प्लस T2। अब दोनों को सोल्व कर लोगे बच्चों, तो दोनों को सोल्व करके P के निर्देशांक क्या जाएंगे,
तो पी के निर्देशांक आ जाएंगे बच्चों a t1 t2 a t1 प्लस t2। तो ये ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास ई पॉइंट। अब बात करेंगे अपन बच्चों किसका, एफ पॉइंट की ना। तो एफ पॉइंट देखो बच्चों, परवलय का एक लास्ट और पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 3, वो भी अपन कल इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है बच्चों, परवलय खत्म हो जाएगा बच्चों, कौन सेक्शन खत्म होगा इस महीने में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ई पॉइंट देखो, ई हो गया एफ पॉइंट। एफ पॉइंट क्या बोले बच्चों आपसे कि एक परवलय है आपके पास, ये कोई पॉइंट पी है, तो यहाँ पे अपन ने टेंजेंट खींचा, तो आपको इस पॉइंट पी के निर्देशांक निकालना है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है बच्चों, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो बच्चों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालनी है एम रूप में। किसके रूप में, एम रूप में, यानी इस रेखा की ढाल कितनी है, एम। तो इस रेखा की ढाल एम है। अच्छा 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 अच्छा, एक रेखा है उसकी ढाल एम है और वो परवलय पे स्पर्श कर रही है। अच्छा भाई अच्छा, एक रेखा है उसकी ढाल एम है, अब वो परवलय पे स्पर्श कर रही है। तो उस पॉइंट पी के आपको क्या निकालनी है, टेंजेंसी निकालनी है। तो बच्चों मैंने क्या करा, पी के निर्देशांक मान लिया प्राचार रूप में 80 280, ये मान लिया बच्चों। अब प्राचार रूप में जो ढालाई थी 1/t और जो गिवन ढाल है वो क्या होती है, बराबर 1/t बराबर एम होती है। तो बच्चों यहाँ से t की वैल्यू कितनी रहेगी, t की वैल्यू रहेगी 1/m, रिप्लेस कर दो इसमें, तो कितनी रहेगी बच्चों a/m², 2a/m, सिंपल। तो ये क्या रहेगा बच्चों, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नहीं आया समझ में, बोलो बच्चों। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी समझ में बच्चों कैसे निकाला, वापिस सुनो बच्चों। आपसे बोला जाएगा कि परवलय पर कोई ढाल रूप में कोई रेखा दे दी, ढाल रूप में कोई रेखा दे दी और बोला कि ये परवलय पर स्पर्श कर रही है, ये परवलय पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो उस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो उस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक, तो आप क्या करोगे, अच्छा यदि मैं इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक प्राचार रूप में मान लो, फिर प्राचार रूप में मानूंगा तो प्राचार रूप में जो ढाल जो स्पर्श रेखा खींचेगी उसकी ढाल तो आती है 1/t, और अपन को जो ढाल दे रखी है वो दे रखी है m, तो 1/t बराबर m, तो t की वैल्यू कितनी रहेगी 1/m। खत्म कहानी। अब भी नहीं आया समझ में, आना चाहिए। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे। तो m निकालिए बच्चों। तो ये तो कहानी हो गई किसके लिए, टेंजेंट की कहानी। अब बात करेंगे बच्चों अपन इसकी नॉर्मल की। ठीक है बच्चों, तो नॉर्मल की बात करेंगे नहीं अभिलंब की। तो ये तो अभी अपन ने स्पर्श की बात करी, अब अपन बात करेंगे अभिलंब। चलो जो अपन बात करेंगे किसकी, नॉर्मल की ना। नॉर्मल पैराबोला पर जो अपन ने नॉर्मल खींचेंगे उसको अपन कैसे करेंगे बच्चों। देखो ये कोई आपके पास पैराबोला है, ठीक है बच्चों, और ये कोई पॉइंट P है ना, और इस पॉइंट पे अपन ने क्या खींचा, टेंजेंट। तो बच्चों इस पॉइंट पे जो अपन ने टेंजेंट खींचा, ये अपने पास x1, y1। तो बोलो इस टेंजेंट t बराबर 0, और टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, y1 माइनस के 2a x प्लस के x1 बराबर 0, ये आएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ से बोलो अपन ढाल निकाल सकते हैं इसकी। ढाल निकालने के लिए बोलो कैसे, पहले इसको हल कर लो। तो कैसे जाएगी बोलो, इसकी y इक्वल टू 2a/y1 है ना, x प्लस के x1, ये जाएगा बच्चों। तो ये जाएगा, तो बोलो x का मान कितना है 2a/y, तो इसकी ढाल कितनी जाएगी 2a/y1। किसकी ढाल है ये, टेंजेंट की। किसकी ढाल है बच्चों, टेंजेंट की ना। तो इस टेंजेंट की यानी परवलय पर स्थित कोई बिंदु P x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल कितनी जाएगी 2a/y1, 2a/y1। ठीक है बच्चों, मुझे निकालना क्या है, अभिलंब। मुझे तो क्या निकालना है बच्चों, अभिलंब। तो इस पे जो अभिलंब होगा बच्चों ये अभिलंब, इसका समीकरण निकालना है अभिलंब का। तो बच्चों इसकी ढाल बोलो m ऑफ n बोलो कितनी जाएगी, उल्टा करके माइनस चिपका दो, तो माइनस के y1/2a, ये होगी बच्चों माइनस के y1/2a। और किस बिंदु से जा रहा है, x1, y1 से। तो बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी बच्चों कितनी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलो बच्चों कितनी जाएगी, y माइनस के y1 इज इक्वल टू m कितनी जाएगी माइनस के y1/2a, x माइनस के x1। खत्म कहानी। तो ये हो जाएगी बच्चों अपने पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का पहला पॉइंट, a पॉइंट x1 y1 के रूप में। ठीक है बच्चों, अब मुझे निकालना है किसके रूप में, ढाल के रूप में, वो प्राचार के रूप में। तो बच्चों ये कोई पॉइंट है P और ये 80², 280, और इस पे मुझे क्या लिखना है बच्चों, अभिलंब। ठीक है बच्चों, तो इसका समीकरण निकालना है। तो इसका समीकरण बोलो बच्चों कैसे निकालोगे, हाउ कैन बी।
तो बच्चों y1 की जगह क्या लिखोगे 280 और x1 की जगह क्या लिखोगे 80 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्राचार रूप में बोलो कितना जाएगा, तो प्राचार रूप में y माइनस के y1 की जगह 280 इज इक्वल टू माइनस के y1 कितना है 280 बटे 2a है ना बच्चों, और x माइनस के x1 कितना है 80 स्क्वायर। ऐसे निकाल दे बच्चों, टेंजेंट ले लो चाहे नॉर्मल ले लो, एक जैसी होती है बच्चों कंडीशन है ना। ठीक है, अब 2a से 2a कट जाएगा तो y माइनस के 280 इज इक्वल टू माइनस के t x माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बोलो यहां से y, तो y बराबर कितना जाएगा, तो ये y बराबर जाएगा माइनस के tx, फिर ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 2a और बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a t पे का t। तो ये भयानक सा क्या आ गया समीकरण आ गया किसका, अभिलंब रूप में रेखा का। तो अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण जो कि किसमें हो प्राचार रूप में हो है ना बच्चों। तो ये आ गया। ठीक है, y बराबर माइनस के tx प्लस 280 प्लस 80 स्क्वायर। सी पॉइंट बच्चों किसमें, ढाल रूप में, ढाल m रूप में, ढाल m रूप में अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालते बच्चों, जो प्राचार आपको दिया हुआ है प्राचार रूप में उसकी x से गुना की जगह क्या रख दो m, तो माइनस टी बराबर क्या रखोगे बच्चों m, माइनस टी बराबर क्या रखोगे m, तो रख दो रिप्लेस कर दो, तो y बराबर कितना जाएगा बच्चों mx, तो यहाँ क्या रखोगे माइनस टी की जगह माइनस m रखोगे तो माइनस के 2am, टी की जगह माइनस तो माइनस के क्यूब तो माइनस आ जाएगा तो माइनस a पे घात m3। तो ये बच्चों क्या आ गया अपने पास ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण। तो ढाल रूप में अभिलंब का समीकरण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, ये समझ में आनी चाहिए आपको। अब बच्चों इससे एक चीज समझ में आ गई आपको, क्या इस चीज के इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझ में आया बच्चों कि यदि आपके पास मान लो एक परवलय दे रखा है y का बराबर 4x, एक परवलय दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इस परवलय पे कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट P का प्राचार्य रूप आपको दे रखा है t डैश, मान लो t डैश दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो t डैश दे रखा है तो इस पे जो खींचे गए जो अभिलंब होगा, इस पे खींचे गए जो अभिलंब होगा इस पॉइंट पे, उसकी ढाल बोलो बच्चों कितनी जाएगी, उसकी ढाल बोलो बच्चों कितनी जाएगी माइनस के t डैश, उसकी ढाल कितनी जाएगी बच्चों माइनस के t डैश। आर वेरी माय पॉइंट बच्चों, जो भी t है ना, देखो बच्चों यहाँ पे प्राचाल क्या था, इस बिंदु P पे प्राचाल t, तो इस वाली रेखा का जो समीप ढाल आएगी वो कितना जाएगी माइनस के t। और वेरी माय पॉइंट बच्चों, तो यहाँ पे कितना जाएगा, इसकी ढाल कितनी जाएगी माइनस के t डैश। और वेरी माय पॉइंट बच्चों, अच्छा इस पॉइंट P को अपन प्राचाल रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a t डैश स्क्वायर 2a t डैश। अच्छा बच्चों मुझे इसको स्लोप में लिखना है तो बोलो स्लोप फॉर्म में कैसे लिखूंगा, t डैश की जगह क्या रखना है बच्चों माइनस के m, तो t डैश की जगह माइनस m रखेंगे तो a m स्क्वायर माइनस के 2am, तो ये इसका m के रूप में जाएगा। आगे रेडी माय पॉइंट बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट तो बच्चों उसमें डी पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने, टेंजेंट के इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट। ऐसे बच्चों यहाँ पर यहाँ क्या पढ़ेंगे इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल, तो दो नॉर्मल दो अभिलंबों का इंटरसेप्ट पॉइंट। अब बच्चों देखो ये अपने पास एक पैराबोला है y स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों एक टेंजेंट मैंने एक बिंदु P पे खींचा और इसका प्राचार है T1। ऐसे बच्चों मैंने यहाँ पे बिंदु Q पे एक मैंने प्राचार खींचा, बिंदु Q पे एक अभिलंब खींचा जिसका प्राचार है T2। ये इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं बच्चों इंटरसेप्ट कर रहे हैं R। तो कैसे निकालोगे, तो बच्चों निकालने का प्रोसीजर क्या है, इसका समीकरण लिखो अभिलंब रूप में, इसका समीकरण लिखो अभिलंब रूप में, दोनों को सोल्व कर लो तो r बच्चों एक भयानक सा जाएगा मेरे पास कितना 2a प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। ये तो हो गया बच्चों x का मान, ये तो क्या हो गया x का मान, कोमा y का मान कितना आएगा माइनस के a t1 t2 और t1 प्लस t2। तो ये हो गया बच्चों आपके पास क्या इंटरसेप्ट पॉइंट R। इसको याद रख लेना बच्चों सीधा। ठीक है, टेंजेंट का क्या आएगा बच्चों, जब अपने एक परवलय पे टेंजेंट खींची थी एक T1 और ये T2, तो इस पॉइंट T पे जो टेंजेंट का आया था वो कितना आया था बच्चों a T1 T2 a T1 प्लस T2 ये आया था बच्चों।
और जब अपन नॉर्मल का खींचेंगे तो इसका ये आएगा, इसको याद रखना बच्चों, ठीक है। ये x का मान हो जाएगा और ये किसका जाएगा, y का मान, ठीक है बेटू, इसको याद रखना। तो ये हो गया अपने पास ई पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब बोलो और कौन सा पॉइंट रहेगा इसमें, तो बच्चों ये सारे पॉइंट कवर हो गए अपने पास, ठीक है। तो ये टेंजेंट हो गया और ये नॉर्मल हो गया, ठीक है बच्चों। अब अपन करेंगे क्या, सम कपल ऑफ क्वेश्चंस उसके ऊपर, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, अभी अपन ने जो टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ा था परवलय पे, उनके कोरस्पॉन्डिंग कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। तो बच्चों पहला अपन से पूछा गया, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया कि परवलय y का बराबर 4ax के लंबवत, परवलय y का बराबर 4x के लंबवत खींची गई जीवाओं के लंबवत खींची गई जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। परवलय y का बराबर 4x के लंबवत खींची गई जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो। तो बच्चों देखो, इसको पहले वापस से समझते हैं अपन। तो एक परवलय है, ठीक है, ये परवलय y का बराबर 4x, ये इसकी अक्ष हो गया, ठीक है बच्चों, और ये इसका नाभि हो गया, ये इसकी नियत हो गई। अब बच्चों देखो, अपन से क्या बोला है, खींची गई जीवा, लंबवत खींची गई जीवा परवलय पर। तो परवलय पर लंबवत खींची गई जीवा, तो बच्चों ये लंबवत, ठीक है, ये जीवा। तो ऐसे बच्चों कितनी जीवा खींची जा सकती है, अनंत। जैसे मान लो ये जीवा लंबवत, ऐसे मान लो ये जीवा लंबवत। तो बच्चों ऐसे कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, अनंत, ठीक है बच्चों। तो इन सभी जीवाओं के मध्य बिंदु, जो भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु का बिंदु पद अपन से पूछा है। तो बच्चों सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि मध्य बिंदु, जिस बिंदु के निर्देशांक पूछे उस बिंदु के अपन क्या मान लेंगे, निर्देशांक h, k। अब h, k मान लिया। अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बच्चों, h, k बोलो कहाँ पे, परवलय के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, परवलय के अंदर। तो बच्चों मैंने आपसे बोला है कि वक्र के अंदर स्थित बिंदु से खींची गई जीवा का समीकरण, याद करो बच्चों, बेटू याद करो। सर्किल में मैंने आपको बताया ये चीजें कि वक्र के अंदर यानी वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से खींची गई जीवा का समीकरण कैसे लिखोगे, t बराबर s1। कैसे लिखोगे, t बराबर s1, ये लगा के, ठीक है। जो t कैसे लिखते हो बच्चों, t निकालना आता है, s1 निकालना आता है। तो चलो बच्चों लिखो बच्चों, इसका t कैसे लिखोगे, y1, तो y का माइनस 4x ऐसे लेके आओगे ना, x, तो इसको x लिखो पहले, x क्या आ जाएगा, y का माइनस के 4x, ठीक है बच्चों। इसका t x1 लिखना है, तो x1 लिखना जाएगा, y की जगह क्या लिखोगे, y की जगह लिखोगे बच्चों k, तो k स्क्वायर माइनस के 4ah, ये बिंदु है h, k, ठीक है बच्चों। और t कैसे लिखोगे इसका, तो t आ जाएगा y स्क्वायर की जगह y1, तो ky माइनस के 2ax प्लस के h, दिख रहा है ना ये, ओ खूब अच्छे से दिख रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा अपने पास। अब देखो यहां से बोलो बच्चों, तो t बराबर x1, ये समीकरण रहेगा अपने पास। तो t के लिए बोलो कितनी जाएगी, ky माइनस के 2ax प्लस के h इक्वल टू x1 के लिए बोलो कितनी है, k स्क्वायर माइनस के 4ah, ठीक है मेरे बच्चों। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, इसको अपन पहले अरेंज कर लेते हैं y बराबर mx प्लस c के रूप में। तो y बराबर mx प्लस c के रूप में अरेंज करेंगे, तो देखो ky ये ऐसे कैसे रहने दो, y बराबर mx, उसको तो लेके जाओ, तो कितना जाएगा ये माइनस के तो प्लस के, तो 2ax प्लस 2ah है ना, प्लस के k स्क्वायर माइनस के 4ah, ये होगा बच्चों। तो ky बराबर 2ah नहीं
2ax, ठीक है बच्चों, 2ax प्लस के स्क्वायर और 2ah माइनस 4ah तो माइनस के 2ah ये हो जाएगा बच्चों। फिर y बराबर k का अपन भाग लगा देंगे तो 2a बटे k x प्लस के स्क्वायर माइनस के 2ah बटे k। तो बच्चों ये आ गया अपने पास क्या, y बराबर mx प्लस c में, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये जीवा का समीकरण है। कौन सी जीवा, जो मध्य बिंदु जो अंदर है ना, तो P H K, तो H के अंदर होंगे सारे बिंदु, तो ये सभी बिंदुओं से होकर गुजरने वाली क्या है, ये रेखाओं के समीकरण है, यानी जीवाओं के समीकरण है। लेकिन बच्चों अपन से कौन सा पूछा है, लंबवत खींची गई जीवा। तो बच्चों ये कौन सी जीवा होनी चाहिए, लंबवत। तो लंबवत का समीकरण बोलो क्या होता है, तो लंबवत का समीकरण अपन जानते हैं, बोलो बच्चों किसके रूप में, ढाल के रूप में। बोलो बच्चों क्या होता है, तो y बराबर ढाल रूप में बोलो लंबवत समीकरण कितना होता है, y बराबर mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये होता है बच्चों, ठीक है। तो y बराबर mx माइनस के 2am माइनस am क्यूब, ये होता है ना बच्चों। तो बस अपन को क्या करना है बच्चों, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपन क्या करेंगे कि m की जगह बोलो क्या आ गया, तो तुलना करेंगे, तो m बराबर तो कितना आ गया 2a बटे k, और c बराबर बोलो बच्चों क्या आ गया, तो यहाँ c, यहाँ पे तो c कितना है माइनस के 2am माइनस के am क्यूब, यही है, ठीक है। ये वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसके, इसके k स्क्वायर माइनस के 2ah बटे k के। अब बच्चों देखो m की वैल्यू क्या रखेंगे 2a बटे k, तो m की वैल्यू 2a अपन k रख देना, इसको सिंपलीफाई कर देना तो आंसर आ गया। बच्चों ध्यान से समझो, पहली चीज क्या है, परवलय के लंबवत खींची गई जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करो, ये अपन से क्वेश्चन बोला है। तो बच्चों अपन जानते हैं वक्र के अंदर स्थित किसी बिंदु से खींची गई जीवा का समीकरण ये होता है, तो ये मैंने निकाल दिया, ठीक है। यानी ये कौन सा बिंदु ले लिया मैंने, मध्य बिंदु h k ले लिया। अब बच्चों ये कौन सी रेखा होनी चाहिए, ये लंबवत भी होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, लंबवत। तो इसका मतलब लंबवत की कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अपन जानते हैं कि परवलय पर खींची गई अभिलंब रेखा का समीकरण ये होता है ढाल रूप में। तो यहाँ से m का मान तो 2 अपन किया जाएगा, c का मान ये c का मान बराबर इसके m के 2 अपन के रख देना, आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो समझ में आया पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि बच्चों एक परवलय है, ये परवलय है, ठीक है, और परवलय के किसी एक पॉइंट P जिसकी ढाल आपको, जिसकी प्राचल आपको दे रखा है T1, इसका प्राचल क्या दे रखा है T1, इससे एक अभिलंब खींचा, इस पे क्या खींचा, एक अभिलंब। तो बच्चों जब इससे अपन एक अभिलंब खींचा तो वो अभिलंब बोलो डेफिनेटली परवलय के दूसरे छोर को भी क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा। तो बच्चों ये थोड़ी परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कोई पॉइंट Q है और इसका अपन ने प्राचार कितना ले लिया T2, प्राचार कितना ले लिया T2। तो बच्चों ये तो लंबवत है और T1 ये आपको दे रहा है, ये दिया हुआ है, ये तो दिया है, पूछा क्या है आपसे T2 क्या करो, T2 कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए बच्चों अब मेरे को बताओ आप, सबसे पहले मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ बच्चों, तो बोलो ये जो लंबवत रेखा है ना, लंबवत अभिलंब, तो PQ क्या है, PQ अभिलंब, PQ क्या है, अभिलंब है, PQ क्या है, अभिलंब है, किसके, परवलय के। तो बोलो PQ की ढाल, तो m ऑफ PQ बोलो कितनी जाएगी बच्चों, माइनस के T1, कितनी जाएगी बच्चों, माइनस के T1, ये तो बोला मैंने आपसे। तो एक अभिलंब रेखा की ढाल यदि आपको प्राचार T1 दे रखा है तो इसकी ढाल कितनी जाएगी बोलो, माइनस के T, दिख नहीं रहा ऊपर से, यहाँ से माइनस के T, ये होगी बच्चों, ठीक है। और एक चीज और मैंने आपसे बोली है, बोलो बच्चों ये PQ की ढाल, आज के लेक्चर में पहले ही पॉइंट में बोला था कि T1 है T2 है, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा की ढाल MPQ बराबर कितनी रहेगी, 2 बटे T1 प्लस T2, ये जाएगी बच्चों, ठीक है। अब दोनों ही क्या है, ये दोनों एक ही रेखा की ढाल है, तो बराबर जाएगी, तो 2 बटे T1 प्लस T2 बराबर कितना जाएगा, माइनस के T1, ठीक है बच्चों। मुझे निकालना क्या है, T2 निकालना है, तो निकाल लेंगे, इसको चलिए आप, तो बोलो T1 प्लस T2 बराबर कितना जाएगा, माइनस के 2 बटे T1, तो T2 ये निकालने, तो T2 बराबर कितना जाएगा,
माइनस के T1 माइनस के 2/T1, तो ये अपने पास हो जाएगा T2। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए अपने इतना ही, एक और पार्ट रह गया है पैराबोला का, फिर उसके बाद पैराबोला खत्म। तो बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहना, जो बच्चों ने सर्किल नहीं पढ़ा वो सर्किल भी पढ़ते रहना, पैराबोला भी करते रहना। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, हैव ए गुड डे। ठीक है बेटू, बाय।